आज हम ये करेंगे कि इस्लामाबाद के सारे पेपर्स को एक बार गो थ्रू करेंगे। मैं पहले P1 को स्टार्ट करने लगा हूँ। वील गो थ्रू ऑल दी पेपर्स, ऑल दी क्वेश्चंस ऑफ ऑल दी पेपर्स। जहां हमें लगेगा कि ये हमसे नहीं हो पा रहा, तो हम उसको क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू कर देंगे। यानी हम हर क्वेश्चन को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। इसमें आपको लगेगा कि इसमें बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही क्या करना, उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। बिल्कुल ठीक। हाँ। आज जी। तो सामने क्या हाल है, ठीक हो? आ जाओ, तलावत पहले कर लें जल्दी से। तलावत करो बेटे। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले मैं आपको दो बातें बताऊंगा। पहली बात ये है कि बेटे हमारे पास जो क्वेश्चन 1 और 2 हैं ये कंपलसरी होते हैं। जैसा कि हमें हमेशा बताया जाता है, क्वेश्चन 1 और 2 कंपलसरी हैं आपके लिए। और मजे की बात ये दोनों क्वेश्चन आने हैं किस पोर्शन में से हैं? कुरान के पोर्शन में से। सो आपको 20 नंबर तो ऐसे हैं जो 100% पता है कि यही पेपर में आना। तो आपको मार्क्स भी फिर कैसे आने चाहिए? 100% मार्क्स आने चाहिए उसके अंदर। उसके अंदर टोटल क्वेश्चंस बनते हैं कितने हैं? 4 से 5 क्वेश्चंस बनते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन तो यही होगा हमेशा। 15 में से कोई 3 पैसेजेस दिए होंगे, आपको 2 करने हैं। राइट। फिर उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन क्या होता है? या पैसेजेस में से ही बन जाता है, या फर्स्ट रेवलेशन आता है, या कंपाइलेशन ऑफ कुरान आता है, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेवलेशन आता है। यानी इन 5 क्वेश्चंस के अंदर अंदर रह के आपके 20 मार्क्स हैं, तो आपको पेपर आउट हुआ हुआ है। ये P1 में भी इसी तरह से और P2 में भी इसी तरह से। P2 में क्या होता है? आपको दी हुई है 20 से 30 है, उसमें से 4 आनी ही आनी है और 2 आपने करनी ही करनी। पहला क्वेश्चन यही है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? वो या आपसे हदीस से रिलेटेड, जैसे पैसेजेस के थीम पे बेस पे क्वेश्चन पूछता है, हदीस के थीम बेस पे क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, या आपसे कंपाइलेशन ऑफ हदीस पूछेगा। और कंपाइलेशन के अंदर आपको पता है 3 क्वेश्चन है हमारे पास, 3 दौर हैं डिफरेंट जिनके अंदर। या आपसे कुरान ये एज सोर्स ऑफ लीगल थिंकिंग पूछ लेता कि हदीस कैसे एज सोर्स हो, आप सुन्नत पे अमल क्यों करना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का आज से क्या अमल दखल है। एंड आई गेस कि ये भी हमें 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन हमें पता है कंफर्म। तो क्वेश्चन P1 हो या P2 हो, 20 में से तो 20 नंबर आपके आने ही चाहिए। आप बार बार ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, कोई क्वेश्चन ना खाली छोड़े, और सारे क्वेश्चन चेक करवा लें। ठीक हो गया। पहले पेपर के अंदर हमारे पास जो पैसेजेस हैं वो पैसेजेस हम डिस्कस कर चुके थे, और इनफैक्ट इसका क्वेश्चन 1 के बाद क्वेश्चन 2 भी हम डिस्कस पहले कर चुके हैं। इसलिए मैं क्वेश्चन 2 से जाता हूं। मैं एक बार सिर्फ पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन 2 कौन सा? गिव एन अकाउंट ऑफ डिफरेंट वेज इन विच रिविलेशन वाज रिसीव्ड बाय प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसी से रिलेटेड बी पार्ट। इसका क्वेश्चन 3 भी हम डिस्कस कर चुके थे। मेन इवेंट्स हमें डिस्क्राइब करने हैं हिजरत के, फ्रॉम मक्का टू इज वेलकम इन मदीना। कहाँ तक के? मदीना तक की जो वेलकम, वहां तक के हमने इवेंट्स डिस्कस करने थे। फिर कंपेनियंस ने फ्रेंडशिप और सपोर्ट शुरू शो की। मुसलमान आज के दौर में ये कैसे कर सकते हैं? मुसलमानों को भी चाहिए डिस्प्लेस लोगों की मदद करें, जिसकी जो मदद पॉसिबल है करें। आपके पास जो पैसे आ रहे हैं, जो भी रिसोर्सेज आ रहे हैं, आप इस बात को समझें कि वो रिसोर्सेज 100% आपके लिए नहीं, अल्लाह ने दिए हुए हैं। अगर आपकी जरूरत से ज्यादा गए हैं तो वो अल्लाह ने आपको यकीनन किसी और के लिए दिए हुए हैं। जैसे घर में ऐसा होता है, कभी ऐसा हुआ है छोटे होते आप में से अगर आपका कोई बड़ा भाई है, तो पेरेंट्स बच्चों को घर छोड़ के गए हैं, तो बड़े भाई को उन्होंने पैसे दे दिए हैं, ले भी 2,000, कुछ मंगाना होगा तो मंगा लेना। तो वो क्या 2,000 उसको पर्सनल खर्चने के लिए दिए हैं, बाकी बच्चों के लिए भी है वो? इसी तरह होता है। यही हमें स्पोर्ट शो करनी है। ये बेहतरीन एग्जांपल है इस बात की कि आपने कैसे अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है। अगर आपको अल्लाह ताला ने बड़ा भाई समझ के कोई एक्स्ट्रा दे दिया आपकी जरूरत से, आपके घर में एक गाड़ी की जरूरत है, आपको 3 दे दी है, तो बाकी 2 इसलिए असल में दिए हैं कि आपको कोई रिश्तेदार है, कोई नेबर है, जिसको अचानक गाड़ी की जरूरत पड़ जाती है, तो आपकी गाड़ी होनी चाहिए उस टाइम पे। किसी को हॉस्पिटल लेके जाना है, किसी को कोई मसला है, देयर शुड बी अवेलेबिलिटी। आप नहीं नहीं नहीं, मेरी गाड़ी पे ये पैसे मिट्टी लगा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, दैट्स नॉट व्हाई इट इज द गिवन टू यू। वरना आपकी तो जरूरत है एक गाड़ी की थी। खाना इसी तरह से। आपके पास अगर आपको पता है महीने का राशन आपका 50,000 का ऐसे आता है, लेकिन आपको मंथली पैसे मिल रहे हैं 4 लाख रुपए, तो ऊपर वाले पैसे क्यों मिल रहे हैं आपको? आपको तो राशन ही 50, रिस्क तो अल्लाह की जात देती है। तो ऊपर वाले पैसे इसलिए मिल रहे हैं, आप ढूंढे किसके पास रिस्क नहीं आ रहा, किसको पैसे, वो अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है कि यार इनका भी तुमने पूरा करना है। जैसे बड़े भाई को घर वाले पेरेंट्स पैसे दे जाते हैं कि लो भी तुम पिज्जा मंगाओगे तो सबके लिए मंगाओगे, बर्गर मंगाओगे तो सबके लिए मंगाओगे, किसी को भूख लगी, तुम्हें नहीं भी भूख लगी हुई, तो तुम उसको पूरा करके दोगे। सो ये इसका बी पार्ट हमने डिस्कस कर दिया। इस पेपर में वालेकुम लेवल का, इस पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 क्या आया था? राइट अबाउट द इवेंट्स ऑफ द बैटल ऑफ खैबर एंड बैटल ऑफ हुनैन। बैटल ऑफ खैबर जी, जी भैया। हमने बैटल ऑफ खैबर और बैटल ऑफ हुनैन भी डिस्कस कर ली हुई थी। ठीक है। मैं बहुत ज्यादा इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करता। किसी को ये क्वेश्चन नहीं समझ आया हुआ तो प्लीज टेल मी, हम अभी नोट्स खोल लेते हैं, अभी डिस्कस कर लेते हैं। ओके है ये क्वेश्चन भी? बैटल के अंदर हम क्या क्या बताते होते हैं? हमने बैटल के अंदर लाजमन बतानी होती हैं जो बातें, मैं एक दफा वो यहाँ पे ऊपर इसी के ऊपर मेंशन कर देता हूँ।
कोई भी बैटल का क्वेश्चन होता है, आप उसकी कैटेगरीज बना लें। आप जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, चाहे बुक से पढ़ रहे हैं चाहे नोट से पढ़ रहे हैं, आप पैराग्राफ फॉर्म में पढ़ रहे हैं, आप उसके अंदर हाईलाइट और अंडरलाइन करें भाई साहब, क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट है उसके अंदर। आपको बताना है प्लेस एंड एरा। ईयर में लिख देता हूँ, आपको एग्जैक्ट ईयर नहीं याद, आप दौर लिख दें, कौन सा, कौन सी जंग के बाद है, कौन सी जंग से पहले, इस तरह की बात कर दीजिए। तो आपको प्लेस और ईयर के बाद दूसरी बात क्या बतानी है सबसे इंपॉर्टेंट, किस किस के दरमियान हुई है, पार्टीज कौन है, किस किस के दरमियान जंग हो रही है। यूजुअली हर जगह पे मुसलमानों की जंग ही किसी के साथ हो रही है ना। इस्लाम में तो हम वही जंगें पढ़ रहे हैं जो मुसलमानों की हुई, वही किसके साथ है, मक्का वालों के साथ हुई है, कौन है। फिर चीफ्स कौन है, आर्मी चीफ्स कौन है। फिर आर्मी कितनी है, नंबर ऑफ सोल्जर्स। फिर अगर आपको पता है तो आप प्लीज ऐड करें इसके अंदर, रिसोर्सेस क्या है उनके पास, घोड़े कितने हैं, ऊंट कितने हैं, वगैरह वगैरह। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, डेथ्स कितनी हुई हैं इसके अंदर। डेथ्स एंड मार्टरडम्स इसलिए लिख रहा हूँ, आपको पता रहे कि हमने मुसलमानों के भी साइड के भी बताने हैं और नॉन मुस्लिम की साइड के भी बताने हैं। ये नंबर्स आप नोट कर लें। फिर उसके बाद ये चीजें हैं जो याद करने वाली हैं। और इवेंट आपको, ओवरऑल इवेंट आपको पता होना चाहिए, ओवरऑल प्लॉट क्या हुआ था, कहाँ से पार्टी स्टार्ट हुई, किधर गई, कैसे गई। अब ये आपके हो गए 6 to 7 मार्क्स। तो अगले 7 से ऑनवर्ड्स जो 10 नंबर, हाँ 10 नंबर तक की जंग है, वो 3 नंबरों की जंग कैसे है। वो जंग होती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या है, वो है कॉज एंड इफेक्ट। जंग हुई क्यों है, और फिर जंग का रिजल्ट क्या निकला है, आउटपुट क्या मांग रहे हो उससे, जली। हाँ, इस्लाम का, अच्छा अच्छा, बेस्ट फ्रेंड है ना। वो भी बहुत पढ़ने वाला बच्चा और आप भी बहुत पढ़ने वाले हैं ना, दोनों एक दूसरे को लेके चल रहे हैं। खैबर की बात करें, खैबर की वजह क्या बनी थी, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड बैटल ऑफ खैबर। सॉरी। नो, जो एग्जाइल्ड कबाइल थे मदीना से, वो लोग बाहर खैबर में जाके रहे थे, और वो कर रहे थे, कुरैश नहीं उनको कर रहा था, वो कुरैश को बार बार प्रवोक कर रहे थे लड़ाइयों के लिए। तो इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असैसिनेशन का बकायदा प्लान किया था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फोर्सेस मूव की थी कि ये तो हट नहीं रही, अभी भी मदीना पे अटैक करने के लिए लगे हुए हैं। तो ये मूव की थी। वहां पे काफी सारे फोर्ट्स थे, जिनमें से फिर मेन फोर्ट जाके, जो पता है खैबर जिसको कहते हैं, वो मेन फोर्ट पे जाके। सो इम्पोर्टेंट इवेंट क्या है, हजरत अली वाला इवेंट, कि हजरत अली को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से सिलेक्ट किया। मुसलमानों के कितने बंदे फौत हुए उसके अंदर या शहीद हुए, उसका नंबर आप देखें, उसमें लिखा होगा। फिर उसके अंदर आप देखेंगे कि कौन सा नंबर आइडेंटिफाई करना आपने, कि उधर से कितने बंदे मरे। फिर एंड पे रिजल्ट क्या निकला, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ इट, कि उन्होंने खैबर जब फतह किया तो खैबर की सारी रिसोर्स खैबर का मुसलमानों के हाथ में आ गया है। खैबर की सारी जो भी खेती है, क्रॉप्स है, वो किसके पास आ गई सारी, उनके बागात, बाग फिदक जिसमें से मशहूर है, वो मुसलमानों के पास। और ये एक बहुत बड़ा इशू हमारे तरफ से रिजॉल्व हो गया। जो खैबर, जो हुनैन थी, उसके बारे में क्या है जी, हुनैन की क्या कॉज बनी थी जी। पहले सबसे बताएं कि आपके पास काउंटर इंटेलिजेंस आई थी, ये वो इवेंट था, अयान ने भी पहुंचा। वो अयान ने जो हुदैबिया की जगह सा लिख दिया था। ये इकट्ठे हो रहे थे, ये दो कबीले इकट्ठे हो रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इन पर, ये ताइफ वाले, ताइफ की तरफ से निकलने वाले कबीले थे, जो इकट्ठे हो रहे थे कि इन्होंने तो मक्का ही पकड़ लिया, अब हम अटैक करते हैं। यही वो जंग है जिसके अंदर मुसलमानों ने कहा था, अब तो, वो न्यू मुस्लिम कबाइल थे, उन्होंने कहा था अब तो हमारी बड़ी तादाद है, अब कौन हमें रोकेगा। इसमें भी आप ट्रूप्स बताएं। फिर ट्रूप्स के बाद उनका नंबर बताने के बाद लीडरशिप कौन कौन गए थे साथ लड़ने के लिए, उसको मेंशन करें। और फिर इस जंग का भी नतीजा बताएं कि मुसलमानों को इसमें किस तरह से, पहले एक दफा टॉपल हो रहे थे, मुसलमान हार रहे थे, फिर अल्लाह के रसूल आगे हुए, लीड किया, और लीड करके फिर उसके बाद वापस मुसलमानों ने रिकवरी की और मुसलमान जीत गया। इन योर ओपिनियन विच ऑफ दीज टू बैटल्स वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर मुस्लिम्स। अब आप किसी को भी चूज कर सकते हैं। हो सकता है एक बंदा के खैबर थी, वाई, बिकॉज मुस्लिम्स नाउ बिकेम, पहले मुसलमान बहरहाल अपने एंड्स मीट कर रहे थे मुश्किल से, अब दे वर इजी। और अब वो बहुत ज्यादा, क्या कहते हैं, रिसोर्सेज के साथ उनका एक धाक बैठ गई थी, अब उनके पास रिसोर्सेज थे बड़ी जंगों के लिए। आप हुनैन का भी कह सकते हैं, वी थिंक हुनैन, आई थिंक हुनैन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों, मुसलमानों ने रियलाइज किया हुनैन पे ही, इट इज नॉट द नंबर्स दैट विन द वॉर, इट इज अल्लाह ताला दैट हेल्प्स यू विन द वॉर। ठीक है जी, शुक्रिया भाई, समझ आ गई।
आगे चलते हैं जी। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फर्स्ट टाइम हजरत खदीजा, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा वाला वाकया हमने सारा इवेंट सी क्वेश्चन बताने लगे थे। हमने कल ही ये भी डिस्कस किया है, फिर भी एक दफा रिकॉल कर लेते हैं। हमने वाइफ द फर्स्ट वाइफ प्रॉफिट वाज खदीजा। मैं ना एक और आपको एडवाइस दूं, आप ना हमेशा क्वेश्चन ए सॉल्व करने से पहले ना बी पढ़ लिया करें एक दफा कि बी में लिखा गया है। समटाइम्स ना बी इस बात का, समटाइम्स क्या अक्सर ही बी को पार्ट इस बात का हिंट दे देता है कि एग्जामिनर क्या चाहता है आप ए में किस बात पे ज्यादा फोकस करें। मिसाल के तौर पर बी लिखा, व्हाट डज खदीजा मुस्लिम्स अबाउट फैमिली रिलेशनशिप। इसका मतलब है जो एग्जामिनर है आपका वो चाहता है कि आप खदीजा का जब का भी टाइम का डिस्कशन करें, यानी बिफोर प्रॉफिटहुड का भी जिक्र करें या आफ्टर प्रॉफिटहुड का भी डिस्कशन करें, आप बेसिकली फोकस इस पे करें कि एज अ वाइफ वो कैसी थी, उन्होंने कैसे सपोर्ट किया, हेल्प किया इस्लाम को। उनकी बहुत सर्विसेज हैं इस्लाम के लिए, उनकी इस्लाम के लिए बहुत ज्यादा। मेरा ख्याल है कि अगर मैं अपनी जिंदगी में इस वक्त अगर देखता हूँ, मेरा ख्याल है कि मैं क्या, मेरे जैसे मुराद है कि कोई भी शख्स जिसका काम है कि घर के बाहर से आके घर के मामलात, जो घर के अंदर के मामलात उन्हें बाहर के हिस्से को, बाहर की फाइट वो लड़े, ब्रेड विनर जिसको कहते हैं। मेरा ख्याल है कोई बंदा भी अपना बिजनेस करता है या जॉब करता है, वो एफिशिएंटली नहीं कर सकता अगर वो घर से सुखी नहीं है। अगर घर में लड़ाइयाँ चल रही हैं, अगर घर में बार बार तमाशा चल रहा है कि मेरी बहन को ईद पे उसके शौहर ने 15,000 का सूट लेके दिया है, तुमने मुझे क्यों 5,000 का लेके दिया है? या अगर घर में ये लड़ाई चल रही है कि मेरी बहन को उस ईद, मेरी बहन जो है वो मेरी छोटी बहन की शादी है, तो जो बड़ी बहन है उसको उसके शौहर ने 50,000 का जोड़ा दिलवाया है शादी के लिए, तुम क्यों नहीं मुझे लाख रुपए का जोड़ा दिलवा रहे? अगर घर में ये लड़ाई रहे कि मुझे जनाब रोजाना आउटिंग पे क्यों नहीं लेके जा रहे, तुम एक काम में लगे रहते हो और घर में तुम नहीं टाइम दे रहे। बच्चे पालना किसकी जिम्मेदारी है? काम वाली रख के दो। और बंदा अफोर्ड ही ना करता हो टाइम या मनी, दोनों में से कोई भी एक चीज, तो वो बंदा खुशी से जिंदगी नहीं गुजार सकता। घर की जिंदगी की बात नहीं हो रही, बाहर की जिंदगी की बात हो रही, वो कैसे काम करेगा? भाई कल नहीं आए आप? किया फिर, क्या किया दिखाओ। ज्योग्राफी किया माशाल्लाह, और इस्लामियात का आप टेस्ट में फेल थे, वो देखा आपने टेस्ट? देख लिया है, पता लगी है उसमें गलती है, क्या गलती है? देखा है क्या कहता है, मैं क्या करता हूँ? बिल्कुल ही झूठ, बिल्कुल भी कहीं नहीं मैंने कहीं कमेंट लिखा है एक्सेसिव लिखते हो? मैंने क्या लिखा है? मैंने आपका नहीं देखा, आपने क्या लिखा है? बिल्कुल फालतू जवाब दिया है, इररेलेवेंट जवाब दिया है। और मैंने कल क्या हाईलाइट की थी प्रॉब्लम, कि भाई को पूरी दुनिया समझा रही है तुम गलत हो, तुम बिल्कुल गलत ट्रैक पे हो, लेकिन नहीं, भाई कह रहा है जी कैमरे जाले नु की पता, मुझे पता है कि क्या लिखना है। और मैंने बकायदा भाई को इसके को समझा के भेजा है। सर सलमान से ज्यादा रिक्वेस्ट की थी कि इसके घर में, पता नहीं उन्होंने फोन या मैसेज किया कि नहीं, कि अल्लाह का वास्ता है जो पूछा होता वो बताना होता। नहीं जी, मैंने जी जरा ज्यादा लिख दी है, मैं कह रहा हूँ लिखा ही कुछ नहीं है तुमने। मैंने क्या लिखा है? पेपर पे कमेंट लिखा है बकायदा कि तुमने लिखा ही कुछ नहीं है। हालांकि मेरे पास कम से कम 3 बंदों की टीम है जिससे इस्लामिया का पेपर चेक करवाया जा सकता है, और मैं वेरी नेक्स्ट डे पेपर आपको पकड़ा सकता हूँ। लेकिन मैं रोजाना खप के एक एक पेपर, एक एक लाइन पढ़ के चेक इसलिए कर रहा हूँ कि मैं एक्सपर्ट कमेंट दे सकूं कि तुम क्या कर रहे हो, इसको कैसे ठीक करना है। और भाई कहता आपने जो लिखा वो तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने बस ये देखा है मैंने जो लिखा उस पर आपने नंबर दिए हैं कि नहीं। बेटे, जिंदगी में वो शख्स जिसको ये नहीं पता लग सकता कि मैं गलत हूं, वो जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकता। इंसान सीखता ही सिर्फ गलतियों से, इंसान सिर्फ गलतियों से सीखता है। जिस शख्स को ये नहीं पता लगता कि वो गलत कहाँ है, वो कभी कुछ नहीं सीख सकता। सिर्फ और सिर्फ घर में उसके पेरेंट्स उसे कह सकते हैं यू आर माई वर्ल्ड, क्योंकि उनकी तो आप होते हैं। लेकिन ये गलत फहमी पालना कि पूरी दुनिया के लिए यू आर दी वर्ल्ड, यू आर रॉन्ग। यू कैन नॉट सक्सीड विद दिस एटीट्यूड, एंड आई हैव pathetically failed in changing your attitude by even an inch. Even to this day, you have not changed your attitude. You have not left opened any window, any room for mistake. आप मानने को तैयार ही नहीं हो कि आप गलत हो। आज भी आप कह रहे हो सर मैंने जितना चाहिए था उससे ज्यादा काम कर दिया, इस वजह से न भला ऐसा हुआ है कभी
मैं जो किसी मजदूर को रखूं कमरा बिल्ड करने के लिए, यार ये मेरे कमरा बिल्ड कर दो, वो कमरा बिल्ड करके ऊपर पेंट भी कर दे, मैं क्या उसकी तनख्वाह काट लूंगा? सोचें। मैं गया हूँ जनाब किसी पिज्जा शॉप पे, मैंने उससे कहा जी 2 बर्गर्स दे दीजिए, बर्गर्स के, मैंने वहाँ बर्गर्स का ऑर्डर दे दिया, पैसे भी बर्गर्स के दे दिए, वो बर्गर्स थोड़े लेट हो गए तो साथ फ्राइज ले आया, सर ये कॉम्प्लीमेंट्री फ्राइज है आपको ऑर्डर लेट होने की वजह से। मैं क्या करूंगा? लड़ाई करूंगा उसके साथ? मैं क्या कर, उसको 1 स्टार दूंगा रिव्यू में जाके? क्या करूंगा मैं? अच्छा, ज्यादा लिखने पे क्या करूंगा? ज्यादा ज्यादा लिखने पे ज्यादा मार्क्स देने नहीं चाहिए मुझे? असल चीज लिख दी आपने, उसके बाद एक्स्ट्रा लिख दिया, मैं उसके एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दे सकता? खुश तो हो सकता हूँ यार, देखो इसको ये भी पता है। मैंने तो लिखा है, वो कहना है मैंने ज्यादा लिख लिया, आपने जो लिखा है साथ मैंने वो पढ़ा ही नहीं। मैं एक काम करता हूँ, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज, आज आप सबने ना 10 मिनट देने हैं भाई को ये समझाने के लिए कि तुम गलत हो, तुम्हें नहीं पता है कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, तुम इस बात को रियलाइज करो कि तुम जो लिख रहे हो वो गलत है। रैंडमली अंधाधुंध हम नहीं लिख सकते। इस्लामियात और पाक स्टडीज की ट्रिक की ये है, बच्चे को सवाल, ये देखे ना ये भाई कितना लंबा सवाल लिखा था इसने गज़वाए नैन का, और कितना प्यारा लिखा था, आप ढूंढने बैठे हैं आपको उसमें कोई गलती नहीं निकलेगी। मार्क्स कितने मिले उस सवाल में? 0। क्यों 0 मिला है? लिखना ट्रीटी ऑफ द हैवी आया था, लेकिन इसने सुन गज़वाए नैन का दिया। मैं क्या करूंगा? पैसेज आपको सूरह इखलास का आया है और आप उसकी कहना मैंने एक्सेसिव लिख लिया, लिखी सारी आयतल कुर्सी है, तो कितना नंबर मिले हैं? हैं? कहाँ से नंबर मिलेंगे उसमें? आप देख रहे हैं, स्टिल नॉट एक्सेप्टिंग मिस्टेक एंड ट्राइंग टू फाइंड अ रीजन के वाई आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग, एंड आई एम बैफल्ड बाय द फैक्ट कि भाई कहता है पढ़ना भी थे ताटे को ही है, और यार जब मुझे नहीं जो आता, तुझे जो ज्यादा आता है, तू घर बैठ के पढ़ भाई। हैं? अब तो सेशन क्लोज हो गया ना, अगले सेशन में बेटा आपको माशाल्लाह से मेरे से ज्यादा आता है, आप खुद ही पढ़ना घर में, मेरे पास ना आना। ठीक है? मेरी बात समझ आ रही? आपको जो ज्यादा आता है तो आप खुद ही पढ़ लेना, क्योंकि मुझे तो जो आता है मैं तो उस पर बहस करता रहूंगा। मुझे ये आता है कि आपसे जब सूरह इखलास पूछी गई है तो किसका थीम देना भाई, किसकी इंपॉर्टेंस लेनी है भाई, तो अगर आप उसकी जगह आयतल कुर्सी की लिखेंगे मैं क्या करूंगा? क्रॉस। फाइनल में क्या मार्क्स आएंगे? 0। क्यों भैया यार, सही बता रहा हूँ। अगले पेपर में चलते हैं जी जल्दी से। पांच पेपर लाए ना सब लोग P1? अच्छा निकालें निकालें, सामने रखें P1 अपना। फिर 2 बताने जी, इदा जुलजिलातिल अर्दु जिलजालहा, ये किसके साथ रिलेशन है भाई? इदा जुलजिलातिल अर्दु जिलजालहा किसका है? अल्लाह का रिलेशनशिप किसके साथ? अल्लाह इन हिमसेल्फ है इसका थीम? नहीं सर। हाँ क्या है? क्रिएटेड वर्ल्ड के साथ है, तो फिर किसका थीम लिखना है इधर? क्या इसकी इधर ट्रांसलेशन दी हुई है? क्या इसी ट्रांसलेशन को डिस्क्राइब करना है? किसी और ट्रांसलेशन को डिस्क्राइब करना है? हाँ, इसी को करना है। ओके भाई, किसको डिस्क्राइब करना है? इस ट्रांसलेशन को। आगे चलते हैं, ये कॉल है ये कि इसका क्या थीम है जी? अल्लाह विद हिज प्रॉफिट्स, अल्लाह विद हिज प्रॉफिट्स। किस प्रॉफिट की बात हो रही है? ईसा अलैहिस्सलाम की, तो मोहम्मद इब्राहिम वाला वाकया ना लिख दें यहाँ पे, हजरत मूसा वाला लिख देते हैं, बल्कि ऐसा करते हैं लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला वाकया लिख देते हैं। क्या ख्याल है? नहीं, किसका लिखना है फिर? क्यों? क्योंकि पैसेज में हजरत ईसा का बात है। अच्छा, हजरत ईसा के तो बहुत सारे वाकयात हैं, हमने कौन से वाकये को डिस्कस करना है? जोन से इधर है, जोन से थीम क्या है? अल्लाह अल्लाह है, ईसा अल्लाह नहीं है, ये थीम है। आगे चलते हैं जी। वाइद कौल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, ये कौन, इसका क्या थीम है? अल्लाह रिलेशन विद क्रिएशन, शाबाश। तो इसमें हमने किसको डिस्क्राइब करना है? इसको डिस्क्राइब करना है। आयतल कुर्सी डिस्क्राइब कर सकते हैं इसमें हम? नहीं कर सकते, क्यों? नंबर कटेंगे। क्यों नंबर कटेंगे? एक्सेस लिख दिया इसलिए नंबर कटेंगे, सर या गलत लिख दिया डेवलपमेंट इसलिए बात नंबर नहीं है। कटेंगे? गलत लिखने पे नंबर कटेंगे। आगे चलते हैं जी। अब मेरा सवाल आपसे, 3 पैसेजेस हैं, बहुत लंबा पैसेज है, बहुत लंबा पैसेज है, बहुत लंबा पैसेज है, कौन से 3 सिलेक्ट करेंगे अगर तीनों आते होंगे तो?
तो इन तीनों में से कौन से सेट करेंगे? ये तो तीन है ना। पहले दो सिलेक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि पेजेस सिर्फ दो मिले उन्हें हमें सॉल्व करने के लिए, हमें उसके अंदर अंदर काम को निपटाना है। ओके। अगला सवाल ये भी डिस्कस हो चुका है, किन तरीकों से अबू बकर, उमर और उस्मान इन्वॉल्व हुए कंपाइलेशन में। दूसरा पार्ट क्या है? आपने बताना है कुरान रिटन फॉर्म में होने का क्या फायदा है। तो भाई आपको क्या करना है, सबसे पहले हजरत अबू बकर के दौर की कंपाइलेशन लिखनी है। फिर हजरत उमर के दौर में कोई कंपाइलेशन हुई है? नहीं। फिर हजरत उमर की इन्वॉल्वमेंट क्या थी? हजरत अबू बकर को कन्विंस उन्होंने किया था, हजरत अबू बकर को, वरना वो कन्विंस नहीं होते थे। हजरत अबू बकर क्या कहते थे? जो काम अल्लाह के रसूल ने नहीं किया वो मैं भी नहीं करूंगा। फिर हजरत उस्मान की क्या रोल है इसके अंदर? उन्होंने क्या किया? स्टैंडर्डाइजेशन तो पहले हो गई थी, इन्होंने क्या किया? हाँ, शाबाश सर। जब दूसरे इलाकों में चला गया तो उनका पढ़ने का स्टाइल डिफरेंट था, तो इन्होंने स्टैंडर्ड बना दिया कि यही 6 स्टाइल चलेंगे जो अल्लाह के रसूल ने एक्सेप्ट किया हुआ। और भी एक काम किया था साथ। और क्या किया था? वो पहले था, हजरत अबू बकर के दौर में। नहीं, ट्रांजिशन। यस। और एक लफ्ज है बड़ा इंपॉर्टेंट जो आप मिस कर रहे हैं इसमें से। उन्होंने स्टैंडर्ड मैन्युस्क्रिप्ट की कॉपीज बनवा के डिस्ट्रीब्यूट कराई थी, हर इलाके में स्टैंडर्ड कॉपी भेजी थी। ये उसका हिस्सा है उस कंपाइलेशन का। क्योंकि सारे अब मदीना में आके तो नहीं कॉपीज बनाएंगे अपनी, हर इलाके का कोई, हर इलाके का कोई दारुल खलाफा होगा। जैसे सारे लोगों ने इस्लामाबाद से तो चीजें नहीं डील करनी, कुछ लोग जाएंगे लाहौर से डील करने के लिए। पंजाब का दारुल खलाफा लाहौर है, सिंध का दारुल खलाफा क्या है? सखर है। इससे ये इससे सलार। सिंध का क्या है कैपिटल? सखर है। हाँ, हैदराबाद है। सखर है, शायद कराची है। हाँ, ज्यादा हैं कसम। जियोग्राफी की सर ये कल तैयारी कर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मैप दिया होता है और कैपिटल का नाम आइडेंटिफाई करना होता है। सिंध का क्या कैपिटल है बच्चों? कराची। सरहद का क्या है? केपीके का बलूचिस्तान। सिर्फ पिशावर। सही है। हाँ भाई। तो और बलूचिस्तान का तो बेटा क्या है? सूबे कितने हैं पाकिस्तान में? तो ये गिलगित क्या है? हाँ, गिलगित क्या है? सही कह रहे हैं ना, पांच नहीं है, गिलगित नहीं है। केपीके हो गया, बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया, पंजाब हो गया, चार ये हो गए, तो गिलगित बल्तिस्तान नहीं है? जीबी क्यों? लिखा हुआ है, उनकी तो सूबाई असेंबली है पूरी। हाँ, क्योंकि ऑफिशियल असेंबलीज जिनसे सीट्स सेनेटर्स को मिलती हैं वो यही चार सूबे हैं, उसको हमने ऑनरेरी तौर पे पांचवा सूबा बनाया हुआ है। एक और इस इन पांच के अलावा भी पाकिस्तान का कोई हिस्सा है, वो कौन है? कश्मीर। उसका क्या स्टेटस है? डिस्प्यूटेड तो वो है, पाकिस्तान में उसका क्या स्टेटस है? वो एक स्टेट है। वो एक स्टेट है जिसका पाकिस्तान से इल्हाक है। पाकिस्तान की जिस तरह इंडिया ने एक इलाके को कब्जे में लिया, इसी तरह पाकिस्तान ने भी एक इलाके को कब्जे में लिया हुआ है। फर्क ये है कि पाकिस्तानी ये बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान ने जिस इलाके को कब्जे में लिया हुआ वो चाहता ही है कि पाकिस्तान में हो, और इंडिया ने जिस इलाके को कब्जे में लिया हुआ वो इंडिया में नहीं होना चाहता। इंडिया का ये क्लेम है, इसके रिवर्स क्लेम है कि ये लोग इंडिया के साथ आना चाहते हैं, वो आपने जबरदस्ती कब्जे में लिया हुआ है। तो हम लिखते हैं IO के, इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, IOJ के। और वो क्या लिखते हैं? PO के, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। लेकिन हमने क्या करना है? वो जो कश्मीर लिखते हैं, हम जम्मू एंड कश्मीर लिखते हैं हमने। लेकिन क्योंकि जम्मू उधर है, जम्मू एक इलाके का नाम है, हमने क्या करना है? हमने इसको हमेशा, हम पेपर दे रहे हैं पाकिस्तान की साइड से, तो हमने इसको पाकिस्तान के लेंस से देख के काम करना। खैर, सिग्निफिकेंस इसकी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि मुसलमानों के पास रिटर्न फॉर्म में आ गया है कि ये भाई जब भी कोई एक्सेस में लिखेगा हम उसको असल कुरान दिखा देंगे कि नहीं भाई कुरान में ये लिखा हुआ है, तू जो मर्जी कह। जब भी कोई भाई एक्सेस में कोई बात बताएगा, मिसाल के तौर पर कोई बंदा कह देता है कि सूरह इखलास में लिखा है कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी, सूरह इखलास में लिखा हुआ है कि मुसलमानों ने हमेशा हलाल खानी है, हराम नहीं खानी, गुड डीड्स करनी है, अल्लाह गुड डीड्स को भी नहीं भूलता और बैड डीड्स को भी नहीं भूलता, तो हम उसको कहेंगे कि सूरह इखलास में का ये सूरह इखलास है, दिखाएं इसमें कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। यस। वो एक 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 भाई साहब है, मुझे वो भाई साहब जाती तौर पे पसंद नहीं है। तो मेरे ख्याल में वो जब भी मजहब के ऊपर डिस्कशन करते हैं
और कुरानिक ट्रांसलेशन और कुरानिक अंडरस्टैंडिंग पे बात करते हैं, मुझे लगता है वो बच्चों को गुमराह करते हैं। वो एक टीचर हैं, वो क्या है, मुझे लगता है वो बहुत गलत अपने मेयार के मुताबिक ही ट्रांसलेशन करते हैं और तबाह कर देते हैं सारी चीज को। गलत ट्रांस वो ऐसी उनकी। लेकिन एक बात बड़ी मजे की है, उनका एक कमेंट मुझे याद है और वो बड़ा मजे का कमेंट है। वो मेरे साथ एक दफा किसी मौजू पे बहस कर रहे थे। इसी तरह जब भी किसी में कोई अच्छाई होती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो फरिश्ता है, अब इसमें कोई खामी नहीं है। और अगर किसी में कोई बुराई होती है तो इसका मतलब ये नहीं होता वो शैतान है, अब इसमें अच्छाई कोई नहीं है। इबलीस किसी जमाने में बहुत नेक होता था ना। हर आज के दौर का नेक आदमी कल का बदकार हो सकता है, और आज के दौर का बुरा आदमी कल का नेक आदमी हो सकता है। हमें किसी के ऊपर जजमेंट पास, हमें इवेंट्स के ऊपर डिस्कशन करनी है। किस पर डिस्कशन करनी है? ये मैं हाजिर लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, पुरानों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। पुराने तो गुजर गए, वी आर श्योर इमाम हुसैन सही है, यजीद गलत है। पुरानों के बारे में तो उन्हें जजमेंट पास करनी है। नए के बारे में तो वो जो कमेंट उनका बड़ा अच्छा है, मैंने आपको कल परसों भी किसी क्लास में बता रहा था। मुझे ये बुरा लगता है कि किसी के कमेंट को अपना कमेंट कह के बताया जाए। क्रेडिट इज ड्यू वेयर इट इज ड्यू। आई फेक हो गए थे, सूडो इंटेलेक्चुअल नहीं बनना चाहिए इंसान को। किसी किताब से कोई बात पढ़ी और आगे शो ऐसे हमारी, पता नहीं मैंने कोई नई चीजें डिस्कवर कर ली। तो उनका कमेंट क्या था बड़ा मजे का। और वो भी कमेंट असल में उनका नहीं है, वो भी एक मजहबी स्कॉलर है जहां से आया है वो कमेंट। मुझे वो मजहबी स्कॉलर का भी पता है जहां से वो कमेंट आया। अच्छे स्कॉलर है, मैं इज्जत करता हूँ उनकी। कहते हैं आप मानते हैं कि तौरात और जबूर और इंजील में जो ये जो क्रिश्चियंस और जूज हैं इन्होंने कोई चेंजिंग्स की हैं? हाँ जी, चेंजिंग्स की हम मानते हैं कि इन्होंने उसको तहरीफ कर दिया, चेंज कर दिया। अल्लाह ताला ने बताया हुआ हमें, कुरान में इस बात का तज़किरा है। कहते हैं आपके ख्याल में जब कोई यहूदी या ईसाई, ये जब कोई अपनी बुक में कोई चेंजिंग लेके आते थे लोगों के लिए, तो क्या कोई बुरी बात ऐड करते थे इसमें? यानी क्या वो ऐसी बात ले आते थे कि अल्लाह के अलावा किसी को शरीक ठहराओ? मिसाल के तौर पे अगर रोजे लिखे हुए हैं तो क्या वो ये कह देते थे रोजे रखने वाला काफिर है? या वो अच्छी बात का इजाफा करते होंगे अपनी तरफ से कि यार जो अल्लाह को मानता है उसकी भी इज्जत करो, या वगैरह वगैरह? क्या करते होंगे आपके ख्याल में? क्योंकि उधर के जो हाजिर लोग हैं उन्हें तो पता लग रहा है ना खुदा क्या है, नबी क्या है, वगैरह वगैरह। मेरे ख्याल में वो बुरी बातें भी ऐड कर सकते हैं और करते रहे होंगे, उन्होंने कुछ खराब बातें भी ऐड की होंगी। लेकिन वाकई वो सही कह रहे हैं, वो लोग अच्छी बातें भी ऐड करते थे। अच्छी बातों से क्या मुराद? उस दौर में जिन बातों को अच्छा समझा जाएगा। मिसाल के तौर पे हमें उस्ताद का एहतराम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अगर मैं कहूँ कुरान में लिखा हुआ है तो, और कुरान में ना लिखा हो तो, मैं अपने कमेंट पे कह रहा हूँ। आपके आप आगे से मैं कुछ, कुरान कहता है जी ये उस्ताद का एहतराम बहुत लाजमी है। वालिदैन से भी ज्यादा जरूरी है आप उस्ताद का एहतराम करें। एक बच्चा उठता है तो वो कहता है सर कुरान में तो नहीं लिखा हुआ। तो क्या हुआ, अच्छी बात बता रहा हूँ ना। वो क्या कुरान और सुन्नत से मुताबिकत है ना इस बात की, बुरी बात तो नहीं बता रहा। तो क्या मेरा ये कमेंट जाने दिया जाना चाहिए कि कुरान में लिखा हुआ उस्ताद की इज्जत करो? या मैं आगे से कहूँ तो कुरान में लिखा होना चाहिए ना, ये तर्जुमे में ऐड करो जी उस्ताद का एहतराम करना चाहिए। जहां जहां अल्लाह ने कहा इज्जत करो वहां ब्रैकेट में लिखो उस्ताद की इज्जत करो। वकूलू कौलन सदीदा, और अच्छी बात कहो, ब्रैकेट में लिखो उस्ताद के साथ अच्छी बात करो। क्या ये कुरान में तहरीफ नहीं? बताएं। अब आप सोचिए मैंने कुछ काटा है या कुछ एक्सेस में लिख दिया? एक्सेस में लिख दिया तो ये मेरी खूबी है या मेरी खामी है? सर मैं आपसे सलाह पूछ रहा हूँ, ये मेरी खूबी है मैं एक्सेस में ये वाली बात लिखी है कि खामी है? खामी है तो आपने गलत लिखा हुआ। वेयर इज योर पास्ट पेपर फॉर प्रैक्टिस? इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप? ओके, अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद पेपर्स भी डिस्कस करने हैं। और आपकी ड्यूटी रोजाना की यही है। आपने देखा ना आज टाइम टेबल में नीचे लिखा हुआ है, फॉर दोस्त जिस जिसका पेपर कंप्लीट नहीं है कल से वो 10 बजे तक इधर ही है। पेपर करेंगे इधर ही बिठा के कराएंगे, फिर आपको घर भेजा करेंगे। ठीक है ना? करो करो काम। हम इधर ही 1 बजे से इंशाल्लाह 10 बजे तक इधर ही हैं। मैं तो 12 बजे तक इधर होता हूँ, तो 10 बजे तक भी किसी से काम नहीं होगा तो वो 12 बजे तक फिर रुकते हैं। क्या ख्याल है? हाँ अच्छी बात है, मैं कौन सा आपको कह रहा हूँ। आज मैं भी ब्लैक ड्रेस पहनने लगा था यार, बाई चांस ही रही है। कैसी ट्विनिंग से ट्रेनिंग होती है? 1 2 3 4 लोग माशाल्लाह ब्लैक ड्रेस पहन के हैं। वो डार्क ब्लू है भाई। नहीं बेटे आपका सूट गलत है, उसकी आंखें नहीं गलत हो सकती हैं। अगले क्वेश्चन पे चले बेटे। राइट अबाउट द इवेंट्स ऑफ बैटल ऑफ ओहद फॉट इन 625।
बैटल ऑफ ओहद क्या क्या इवेंट्स होने चाहिए पहले सबसे? कॉज, क्या कॉज थी इसकी? रिवेंज लेना था। ओके। फिर वहां से निकले हैं, मशवरा हुआ है मदीने में लड़ना चाहिए बाहर निकल के, क्या माना गया? कहाँ रोका गया? ओहद पहाड़ पे। वो लोग कितने लोग लेके आए वो लिखना है। इधर से कितने लोग निकले ये लिखना है। इधर से जो बंदा, हाँ, अब्दुल्ला बिन उबई जो 300 बंदे लेके साइड पे हो गया, वो लिखना है। आर्चर्स का लिखना है। खालिद बिन वलीद ने उधर से के बाद में आर्चर्स जब हट गए, ये लिखना है आर्चर्स को अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था। फिर आप बड़ी मजे की बात भूल जाते हैं, इनमें से जितनी भी जंगें इन सबका कुरान के रेफरेंस मौजूद है। इन सबके नोट्स में देखें, मैंने कहीं ना कहीं बताया अल्लाह ने इस जंग के बारे में क्या कहा। और आफ्टर जंग में आप लोगों को गर्मी नहीं लग रही? वाला मुझे भी लग रही है। एसी चला लें अगर आप लोग। कोई अगर बच्चा बीमार है तो बता सकता है, हम उस वक्त किसी को ठंड लगे बता सकता हूँ। मौसम असल में बार बार शिफ्ट हो रहा है ना, इस वजह से मैं जरा पूछ लेना मुनासिब समझ रहा था। अगर आप लोगों को भी फील हो, यू गाइस कैन टर्न दैट ऑन। अच्छा जी, वी क्लियर ऑन दिस? बेटे अवधान जरा देखना, पीछे विंडो खुली हुई लग रही मुझे। What lessons might we learn from the outcome of the Battle of Ohud? Battle of Ohud से बेटा ये लेसन मिलता है, इधर देख, Battle of Ohud से ये लेसन मिलता है कि जिसको इमाम बना ले उसकी फिर बात माननी है, बेशक वो सिर्फ नाम एक कर रही हो। ठीक है? सही है। और या फिर अल्लामा इकबाल फिर मशवरा क्या देते हैं? इमाम बदल लें। क्या कर लें? तो मैं भी क्या एडवाइस दे रहा हूँ, या तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सही है, सही कह रहा हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे काम करें। ट्रस्ट मी इवन इफ इट डजंट मेक सेंस टू यू। आपको पता अल्लाह ने भी कुरान में एक जगह पे ये कहा, ऐसा मुमकिन है अल्लाह जो तुम्हें कहे तुम्हारे दिल को अच्छा ना लगे फिर भी उस पर अमल करो, तुम्हारे लिए वो बेहतर होगा। हो सकता है तुम्हें बुरा लग रहा हो लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर हो। और कोई चीज तुमसे रोका जाए, तुम्हें अच्छी लग रही हो लेकिन तुम्हारे लिए नुकसान। मिसाल के तौर पे, भला जंग लड़ना किसी को अच्छा लगता है? किसी को ये अच्छा लगेगा कि मैं जाके लोगों को कत्ल कर रहा हूँ? तो अल्लाह ताला ने कहा यार तुम्हें ये बात बुरी लगती नहीं, तुम समझते नहीं हो कि अगर ये जंग ना की जाए, अगर इसराइल का इस टाइम पे मक्कू ना ठप्पा जाए, एन एक्सप्रेशन इन पंजाबी, अगर इस टाइम पे इसराइल से फाइट ना की जाए तो इट्स नॉट गुड। आपको पता है आज से 10 साल या 15 साल बाद क्या होने लगा है? नहीं पता है। लेकिन अगर आपने जियो पॉलिटिक्स थोड़ी सी भी पढ़ी है, साफ नजर आ रहा है इस जंग को रुकवाने में, इस जंग में दुनिया पूरी को वर्ल्ड वॉर 3 से बचाने में अल्लाह ताला ने जिस मुल्क से वो रोल, 2 मिनट बैठ जा, जिस मुल्क से ये रोल हासिल किया अल्लाह ताला ने, ये काम करवाया है जिससे, वो पाकिस्तान है। आपका आर्मी चीफ, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, इस वक्त ऐसी सरजमीन पर गया हुआ है जहां पर जान का खतरा है। आपका प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, इस वक्त तो ऐसे मुल्कों पर जमे जा रहा है जहां पर वो मुसलमान कौमों को इकट्ठा कर रहे हैं। यार हमें इसको इकट्ठे डील करना है, हमें इधर लड़ाई नहीं करनी है। अमेरिका बहरहाल इस वक्त कह रहा है कि आपके मुल्क के वजीर आजम और आपके मुल्क के आर्मी चीफ से मैं इंस्पायर्ड हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, और हम जाके मैं खुद पाकिस्तान आऊंगा पीस ट्रीटी साइन करने के लिए। ये थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचाने की कोशिश है। आप लोगों ने जंगें देखी नहीं है, प्लीज जंगों पर बनी फिल्में देख लीजिए, उन तस्वीरों को देख लीजिए, कैसे घर बर्बाद होते हैं। ये अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा काम इन दोनों से लिया है। मैं ये नहीं कह रहा इन दोनों को फरिश्ता बना लीजिए, मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कोई अच्छा काम करे इसका मतलब ये नहीं होता वो फरिश्ता है, आप उससे कोई गलती नहीं होती। मैं फिर भी यही कहूंगा ये ऑपोजिशन के साथ जो काम कर रहे हैं ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन किसी के अच्छे काम को चाहे आपको वो अपना लीडर के तौर पे नहीं पसंद, आपको एक्नॉलेज करना आना चाहिए। इसलिए नहीं कि आपको उससे कोई फायदा है। बिल्कुल भी कोई आर्मी में मेरा रिलेशनशिप नहीं है, सिवाय इसके कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स आर्मी में होंगे। बिल्कुल भी मुझे कोई बंदा, कोई कर्नल, कोई जनरल, कोई ब्रिगेडियर मुझे कोई फेवर नहीं देता ना। मैंने अल्लाह का शुक्र किसी से, यहाँ तक कि कभी मैंने ऐसा भी नहीं किया कहीं छुट्टी गुजारने गया हूं तो किसी को कहो यार मैस में कमरा बुक करा दे। मैं ये बात दाने बिल्कुल ऑनेस्टी के, इन ऑल ऑनेस्टी बता रहा हूँ कि जो काम इस वक्त आर्मी चीफ यहाँ हमारी पाक फौज कर रही है, ये पूरी उम्मत की खिदमत का काम है। अल्लाह ताला यकीनन बहुत बड़ी सादत से नवाजा है इनको। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, मैं बिल्कुल नून लीग का कोई हिमायती नहीं हूँ। इफ नथिंग, आप बल्कि आम लोग शायद ज्यादातर मुझे यही देखेंगे, जब मेरे जर्नलिस्टिक दौर था तो यही देखेंगे कि मैंने नून लीग पे भी कोई कम तनकीद नहीं की।
वो बड़े ज्यादा कॉलम्स इनके खिलाफ भी लिखे, लेकिन जो काम वो अच्छा कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। इस वक्त वो मुल्क को कौम के लिए बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस कारकर्दगी का एक बहुत बड़ा उनसे एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिसको आप जहन में रखिए, कि अब इसराइल को पता लग गया कि हम ईरान पे कब्जा कर सकते थे, नहीं कर पाए। उसकी दो वजूहात बनी। नंबर वन, ईरान फौरन नहीं टूटा, उसके पीछे बैकिंग थी कहीं ना कहीं चाइना और रशिया की, और पाकिस्तान की भी मे भी सपोर्ट। नंबर टू इस, हम अभी भी चाहते हैं जंग हो, लेकिन पाकिस्तान जंग को रुकवा रहा है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी दीवार बना हुआ है। तो आप सोचें, अभी अगले हफ्ते साफ नजर आ रहा है पीस ट्रीटी हो जाएगी। हुदैबिया जैसी पीस ट्रीटी होने लगी है। हुदैबिया जैसी सिर्फ इस हवाले से कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये तय होगा कि वो 8-10 साल अब आपस में जंग नहीं करेंगे, शायद 2-3 साल के लिए तय हो जाए। कुछ इस तरह की बातें आपस में, कुछ सुलह नहीं होने लगी हमारी उस तरह की सुलह के भाई भाई बन गए जी, इसराइल और ईरान भाई भाई बन गए। लेकिन अब इसकी आड़ में क्या होगा? अब इसराइल को और अमेरिका को पता नहीं लग गया पाकिस्तान किस जुर्रत का मुजाहरा कर रहा है। अब पाकिस्तान में देखिएगा बहुत पैसा आएगा अगले 10-12 साल पाकिस्तान में। और वो सारे का सारा पैसा क्यों आ रहा होगा? ताकि पैसे के जरिए से वहां के एजेंट्स यहाँ पे आए। अब ईरान, पहले क्या प्लान था? ईरान, ईरान के बाद टर्की, टर्की के बाद पाकिस्तान। अकॉर्डिंग टू नेतन्याहू, इसराइल का प्लान क्या था? ईरान, ईरान के बाद टर्की, टर्की के बाद पाकिस्तान। अब ये देखिएगा ऑर्डर रिवर्स होता। अब पहला टारगेट कौन होगा? अब वो कहेंगे इसको पहले कमजोर करें यार किसी तरीके, और इसको कमजोर करने का क्या तरीका है? ये हमजा, ये हमदान, ये हसान, इस तरह के बच्चों को जरा अमेरिका के विजय दिखाए जाए, इनको बताया जाए वहां आओ क्लब में, पाकिस्तान में क्लब बनाओ, बड़ी इंजॉयमेंट होती है। छोड़ो पढ़ाई क्या करनी पड़ के, तुमने इस्लामियात में हिस्सा लेके क्या कर लेना है? ईडी के साथ पास करो, एक सफा लिख लो, बहुत होता। ये प्लानिंग अब होगी। तो आप लोगों को आज ही पहले क्यों बता दिया है? बड़ा होने के नाते मैंने पिछली जिंदगी देखी है, तो मैंने, मुझसे बड़ों ने मुझे बताया था कि यार ऐसे निजाम चलता है। मैंने आपको बता, जियो पॉलिटिक्स यही है। और ये नेतन्याहू के अल्फाज हैं, आपको बताऊं मजे की बात। नेतन्याहू के एक मैंने तकरीर सुनी, कह रहा यार आप लोग एवं ही ईरान की पुराने वक्त की बात है, आज से 5-7 साल पुरानी, कहता या 10 साल हो गए, कहता ईरान के साथ हम ही लड़ाई कर रहे हैं, पंगे कर रहे हैं, हम जंग में तो उनको हरा ही नहीं सकते। आप देखें उनकी छतों पे डिश एंटीना कितने लगे हुए हैं। क्या कितना लगा हुआ है? देखें हर छत पे डिश लगी हुई है, सैटेलाइट डिश नहीं थी। आप फिल्में ऐसी बनाएं कि उन्हें लगे, उनका दिल करे हमने वेस्ट में जाके रहना है, बिकनियां पहन के तो हमने बीचेस पे घूमना है, या जिन बीचेस पे बिकनियां वाली लड़कियां होती हैं उन्हें वहां फिरना है। उनके बच्चे के दिल से ये निकाल दिया जाए कि मैंने जंग में हिस्सा लेना है, जिहाद की ख्वाहिश निकाल दी जाए, अयाशी की ख्वाहिश डाली जाए। क्यों भी हमजा, थोड़ी थोड़ी है ना, नहीं जाना अमरीका, तो फिर इस्लामिया में मेहनत क्यों नहीं कर रहा? अच्छा कर रहा हूँ, बट यू गेट दी आइडिया, क्यों क्या ज्यादा। और आप देखें कितनी कामयाबी भी उनको हुई इसमें। आप हमारी नस्ल में, आप अपने आप को छोड़िए जरा, आप चेक करें जिस नस्ल के आप लोग बच्चे हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, कितने सारे पेरेंट्स हैं जिनका पिछले 5-7 साल में पूरी कोशिश किस बात पे है कि बच्चे को कहाँ भेजना है? अमेरिका, इंग्लैंड। पहले भी भेजते थे, पहले पढ़ने जाएगा, बड़ा बाबू बन के इधर आएगा, मुल्क की खिदमत करेगा। मुल्क वाला कॉन्सेप्ट तो, मैं मुल्क वाले कॉन्सेप्ट में को उतना बहुत स्ट्रांग बिलीवर भी नहीं हूं। लेकिन अब सेटल बाहर होना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? अच्छा मजे की बात देखें, सेटल होने की बजाय पाकिस्तान के हालात खराब हो रहे हैं। जिनके लिए हो रहे हैं वो नहीं पाकिस्तान से बाहर जा सकते। पाकिस्तान से बाहर सेटल कौन हो रहा है? जिसके लिए पाकिस्तान के हालात खराब है ही नहीं। आप सोचें, कनाडा अगर आपने शिफ्ट होना है तो 1.5 से 2 करोड़ लगता है, आप कनाडा शिफ्ट हो जाएंगे। लाइक, बोला ये फ्रूट वाले के पास 1.5-2 करोड़ है? पागल है ये, 1.5 फ्रूट की रेडी लगा रहा है, 1.5-2 करोड़ इसके पास है, या 3 करोड़ इसके पास है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सेटल वो लोग हो रहे हैं हमारी ब्यूरोक्रेसी में से, हमारी एलीट में से, वो लोग बाइक सेटल हो रहे हैं जिन्हें मुल्क में भी कोई मसला नहीं, कानून चलता ही उनका है, जिसको दिल करता है उठवा देते हैं, जिसको कहना लड़ाई होगी और जिस गरीब के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग हो रही है उसका बाहर जाने का रास्ता हम बंद करी जा रहे हैं। आप देखा था एयरपोर्ट पे चेक कर रहे थे सबका पासपोर्ट वगैरह, बाहर नहीं जाने देना किसी को। लेट्स ब्रिंग दैट बैक, अप पॉजिटिव नोट पे लेके आते हैं। पाकिस्तान में बहुत चेंजेस पॉजिटिव आ रही हैं। आप जब बड़े होंगे तब देखिएगा दुबई, दुबई से तो खैर अभी शुरू हो गया, आप देखिएगा अरब इमारात, सऊदी अरब और इधर के इलाकों में जो पाकिस्तानी रहते हैं, वो लोग अब ख्वाब देखेंगे पाकिस्तान वापस कैसे शिफ्ट हुआ जाए। क्योंकि अब पाकिस्तान का नजर आ रहा है पीस ट्रीटी, 90% चांसेस हैं कि पीस ट्रीटी होने लगी है। और अगर पीस ट्रीटी होगी, आई एम टेलिंग यू, पाकिस्तान इज द स्टार
for the next 10 years. But not because we have made this possible. Yes, this was a big event. This is one of the reason कि we have made it possible कि हम स्टार बनने लगे हैं. There is another reason coming behind it. अब अमेरिका और इसराइल चाहता होगा कि पाकिस्तान में बहुत पैसा आ जाए, पाकिस्तान वेल एस्टेब्लिश हो जाए, क्योंकि यहाँ की नस्ल इजी टाइम्स क्रिएट सॉफ्ट पीपल, डिफिकल्ट टाइम्स क्रिएट हार्ड पीपल. ताकि आपके दिल में ख्वाहिश क्या पैदा हो, यशी मारने की, लड़ने की नहीं. लड़ना अच्छी चीज है नहीं, लेकिन क्या अपने घोड़े तैयार नहीं रखने को, आने हुक्म नहीं दिया हो? यस और नो? तो हम क्या चाहते हैं, वो हमारे यहाँ पे पिंक कल्चर आ जाए, ऐसे बच्चे हों जो स्पैरो को फॉलो करते हो, जिनका काम हो चेनें पहननी. आप मेरी बात समझ रहे हैं? डू यू अंडरस्टैंड मैं? अब आपको ये भी अंदाजा हो गया होगा कि ये बटन से मेरा एतराज क्या होता है, कि इसका मतलब होता है हम आइडियलाइज उन लोगों को कर रहे हैं. आपको पता लग रहा है? नहीं, मैं खुद भी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं भी जब शाम को थका होता हूँ अक्सर बटन ये अकेला जब ऑफिस में होता हूँ बटन ये खोल लेता हूँ, शर्ट के ऊपर वाले बटन. लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आम रूटीन में मैं इस पे क्यों इतराज करता हूँ, मैं स्पेशली क्यों इस बात का ध्यान करता हूँ कि नमाज पढ़ते वक्त ये बटन ऑफ होने चाहिए, आपके ऑफ कह रहा हूँ, क्लोज होने चाहिए, है ना? एटीट्यूड, एक अंदर का डिसिप्लिन है ना, एक अंदर का. आप आइडियलाइज करेंगे तेरे नाम के सलमान खान को अगर, तो फिर आप वैसे ही बनने की कोशिश करेंगे. आपको ये अल्लाह ताला ने आइडियल दिया हुआ है, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. आप उनको देखिए, उनके सहाबा को देखिए, उनकी आल को देखिए, अहले बैत को देखिए, आप इस तरह से निजाम को चलाइए. मेंटोर समझते ना क्या होता है? जिसका मेंटोर नमाज नहीं पढ़ता, जिसका मेंटोर क्लब्स में जाता है, जिसका मेंटोर बहुत पैसे कमाता है, फरारी रखी हुई है, बुगाटी रखी हुई है, और ये वो इम्प्रेस है उससे कि यार ये देखो इसका तो टशन है, इसके आगे पीछे दो डाले चलते हैं. लेकिन वो मेंटोर हलाल को हलाल और हराम को हराम नहीं समझता. ऐसे लोग हैं ना हमारे यहाँ जो कब्जा ग्रुप है, और टिकटॉकर भी हैं बहुत मशहूर, और लोग उनके आगे पीछे जैसे हाथ फैल, उनके पैरों के नीचे हाथ रखते हैं. तो जिनके वो आइडियल है, वो अगर अच्छे घरों से भी होंगे, वो बड़े हो गए कैसे बनेंगे? वैसे बनेंगे या नहीं? क्या उनकी सोच भी यही नहीं होगी हलाल हराम का ख्याल रखना कि नहीं रखना? इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अल्लामा इकबाल के मशवरा जहां से बात शुरू की थी, वापस उसी मशवरे पे लेके आता हूँ. वो कहते हैं, तेरी नमाज बेहुजूर, तेरा इमाम बेहुजूर, ऐसी नमाज से गुजर, ऐसे इमाम से गुजर. आपको अपना मेंटोर बड़ा, जैसे मैं कहता हूँ अपना दोस्त बड़े एहतियात से चूज करना. सही है? सही है. व्हाट वाज द लेसन वी लर्नड? इमाम अपना ठीक रखें. और इमाम अगर आपने किसी को चूज कर लिया है, जो इमाम है उसकी बात आपने माननी ही माननी है. जल्दी आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 4 है जी इस पेपर में, गिविंग एग्जांपल्स फ्रॉम प्रॉफिट्स लाइफ, राइट अबाउट हाउ ही शोड बोथ क्वालिटीज ऑफ पेशेंस एंड फॉरगिवनेस. कौन कौन सी लिखी जा सकती है एग्जांपल? पेशेंस और फॉरगिवनेस पे रहना है आपने. सबसे बड़ी एग्जांपल ताइफ वाली, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का वाली एग्जांपल बहुत जबरदस्त जी. परसिक्यूशन में मैंने सबसे बड़ी ताइफ की लिख दी, और भी लिखी जा सकती है. हाँ, शेब अभी तालिब, बड़ी बहुत. ये अब आपको ये ध्यान रखना है कौन सी पेशेंस की है और कौन सी. तो सारी की सारी आप लोग लिख सकते हैं फॉर सर. क्या कैसे हैं? ठीक है जी सर. जी मैं 1 मिनट सर की बात सुन.
मनी कैंसिल हुआ। इसके मिक्स बेटा पानी पीने क्या समोसा आ गया। समोसे ने कहा था 3:15 आज जाते हैं अब मैसेज आएगा पहले ये भी तो नो प्रॉब्लम नहीं पॉसिबल। वैसे अपना वो दे दें अपना एक्चुअल होता वो दे दें। ये भी पॉसिबल है मैं अवेलेबल ही ना हूँ। उसको भी प्राइस को भी ऊपर है नतीज को भी ऊपर है तीन को भी ऊपर है। प्राइस तीनों दिन पेपर हाँ बताना ही हमको लग गया। चलो सॉरी यार बस आए नहीं उस काम पे जी। तो शेब अभी तालिब, फिर पेशेंस के अंदर तो आप सारी प्रोसिक्यूशन लिख सकते हैं। आवाज आ रही है बेटा आमना और वलीद आपको? यस सर। सर मैं अभी अपना क्वेश्चन चेक कर रहा था, यही वाला मैंने सॉल्व किया था। इसके जी अंदर सर मैंने बैटल ऑफ बदर के अंदर वो जो एंड पे प्रिजनर्स वाला था, एक इवेंट। बिल्कुल, वो भी फॉरगिवनेस में लिखी जा सकती है। example, अच्छी एग्जांपल है। कहता है सर मैंने एक एग्जांपल लिखी है बीच में कि आपने एंड में बदर वाले बच्चों को भी, वो जो कैदी थे बदर वाले, उनको भी आपने फॉरगिव कर दिया था। बैटल ऑफ बदर वाला फॉरगिवनेस की वो भी एग्जांपल है। और पेशेंस सर की एग्जांपल और विजिट टू ताइफ वाला। टाइप मैंने लिख लिया। ईयर ऑफ ग्रीव का भी मेंशन किया जा सकता है कि वो भी एक पेशेंस का मुजाहिरा है। मक्का से पेशेंस है उसके अंदर, माइग्रेशन जो हुई है। नहीं छह अभी तारीफ लिख लिया ना, वो एक्सपेंशन वाली आप बात कर। मैं एक आपको वाकया बताता हूँ जो वाकया यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, हमने नोट्स वगैरह में कहीं उसको तय नहीं किया। एक आदमी है, उसने अपने मुसलमान होने की स्टोरी ये सुनाई है। कहना जी मैं तो बेसिकली निकला था ये ढूंढ रहे हैं कि मैंने इस्लाम के खिलाफ काम करना और किताब लिखनी है और मैंने साबित करना है कि ये गलत रिलीजन है। मैं ना एक बुक पढ़ रहा था किसी नॉन मुस्लिम की लिखी हुई, मुस्लिम की नहीं लिखी हुई, नॉन मुस्लिम की लिखी हुई, जिसने इस्लाम के खिलाफ काफी काम किया है। और बुक की क्या थी, लाइफ ऑफ प्रॉफिट पे। नाम भी उसने बताया था, मुझे नाम भी याद नहीं। नाम उसने तो वर्ड प्रॉफिट लिखा भी नहीं था जिसकी बुक का उसने नाम बताया था। कहना जी मैं बुक पढ़ रहा तो वहां पे है ना, एक दिन मैंने देखा एक वाकया क्या हुआ कि इसका एक है ना, ऐसे वो इंग्लिश में बात कर रहा था तो मैं उर्दू में उसको
ट्रांसलिटरेट करने की कोशिश करता हूँ। वो ये वाकया बताते हुए ये नहीं कह रहा था उनका, ऐसे नहीं बात कर रहा था, क्योंकि वो इवेंट कौन सा बता रहा है जब वो काफिर था, तो उसका लहजा भी कैसा था उस टाइम पे, कि तब मैं ऐसा ऐसे सोच रहा था कि ये देखो अब मोहम्मद के साथ क्या होने वाला है, ऐसे करके वो बात कर रहा था, क्योंकि वो असल में तस्वीर कशी किस बात की कर रहा था उस दौर की, जब वो मुसलमान नहीं था। यार तू अच्छी जगह पे बैठा था, किधर चला गया उठ के? हैं? अच्छा, उसके साथ तो बैठने से मना है? तो लैला लैला बैठे जो बोलना ही नहीं। अच्छा, तो वो कहता है जी मैंने वाकया पढ़ा जी, वो क्या हुआ है जी कि मोहम्मद के बेटे का इंतकाल हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इनके जो बेटे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये इब्राहिम जिनका नाम रखा था, उनके इंतकाल की बात है। और जैसे ही इंतकाल हुआ उसी दिन सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण लग गया। मुझे याद नहीं क्या हुआ, मुझे अच्छे से याद नहीं, उसने पूरा वाकया एग्जैक्ट बताया था कि सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण उस दिन लग गया। और कहता मैं जैसे ये पढ़ रहा हूं तो मैंने कहा लो जी, अब ये इसको इस इत्तेफाक को बहाना बना के कहेगा देखा मैं नबी हूँ, सूरज और जमीन और आसमान सारे रो रहे हैं मेरे वाक़े पे। कहता मैंने आगे देखा लिखा हुआ है कि कोई लोग आए, कोई औरतें या कोई सहाबा कोई बंदे आए, उन्होंने आगे ये आपस में उनको नहीं कहा, उन्होंने बाहर ये कहना शुरू कर दिया आपस में कि देखो अल्लाह के रसूल का आज दुख में है, तो ग्रहण लग गया। कहना इनको ये बात पता लगी और इन्होंने डांटना शुरू कर दिया, खबरदार किसी ने ऐसे कहा तो, ये सूरज और चांद अल्लाह ताला की निशानी है, इनका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं कि कौन दुखी है कौन गम है। मैं ये मेरे बेटे के इस इंतकाल पे नहीं लगा ग्रहण। कहना मैं ये बात सोची तो मैं सोचूं यार इस बंदे के पास कितना जबरदस्त मौका था ये साबित करने का, या इस बात को दलील बनाने का, आर्गुमेंट बनाने का कि मैं प्रॉफिट हूँ। ये कह देता ये बंदा इधर के मैं मिरेकल है ये मेरा। कहना ये मेरा टर्निंग पॉइंट था, फिर मैंने इस बंदे को एज प्रॉफिट रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया, और फिर इस्लाम के बारे में पढ़ा तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि इस्लाम कैसा रिलीजन है। भाई यू आर लेट भाई, नाश्ता जुमे टाइम। अच्छा, तो फिर इतना लेट हो गया? आपके अब्बू ने कहा था आज के दिन से आपके भाई का भी आज ही से डालना शुरू कर देंगे। अच्छा अच्छा, मैंने कहा पता नहीं, दरवाजे के पीछे आके छुप गया है। इस वाक्य का भी मेंशन आप देखें कैसी पेशेंस। मैं इस वाक्य से पेशेंस बताना चाहता हूँ। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये भी रवायत मशहूर है, शायद इन्हीं बेटे के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ए अल्लाह, इंसान होने के नाते दिल दुखी है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन जबान से कोई ऐसी बात नहीं निकलेगी जो आपका शुक्र अदा ना करती हो। ये भी पेशेंस की बड़ी अच्छी मिसाल है, यू कैन ऐड दैट एज वेल। व्हाई शुड मुस्लिम शो पेशेंस इन देयर एवरीडे लाइफ? क्यों पेशेंस शो करनी चाहिए? एक दफा दो बच्चियां लड़ पड़ी तो मैं उनको समझा रहा था बेटे तुम बुली कर रही हो दूसरी को, ऑफिस में बैठाया हुआ, वो कहती ये ऐसे करती वैसे करती, तो मैंने कहा तो इसका ये मतलब है तुम आगे से अब्यूसिव हो जाओ या ये वो। तो वो आगे से कहती कहती सर इंसान होने के नाते गुस्सा आ ही जाता है। मैंने कहा नहीं बेटे, इंसान होने के नाते नहीं गुस्सा आता, इंसान बहैसियत जानदार एक जानवर है, हम सब लोग हैवानात है ना, जानवर होने के नाते गुस्सा आता है, इंसान होने के नाते तो इंसान गुस्से पे काबू पाता है। खसलतें ख्वाहिशें तो हम सबके अंदर वही वाली हैं जो किसी भी इंसान के अंदर होती हैं। क्यों इंसान दिल करता है ना ऐसे ऐसे करने का? नहीं, अच्छा, तो इंसान होने के नाते हम लोग उन ख्वाहिशात को रोकते हैं। क्या करते हैं? अब दिल किसका नहीं दिल करता कि किताब बंद करे और बाहर खेले, शादी एंजॉय करे, पार्टी करे? किसका नहीं दिल करता? आपका दिल नहीं करता, फिर आप अब नॉर्मल है। हर किसी का दिल करता है दोस्तों के साथ फिरे, याशी मारे। तो हम बहैसियत अच्छे इंसान इस बात को रियलाइज करते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और हम वो काम करते हैं। अगला सवाल, राइट अबाउट द होली लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डॉटर हजरत फातिमा। हमने कल भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं जी। हजरत फातिमा एक क्वेश्चन के बारे में क्या क्या लिखा जा सकता है? मैं एक काम करता हूँ आसानी पैदा करने के लिए, पिछली दफा जैसे डिस्कशन की थी, मैं साथ मार्क्स स्कीम खोल के आपको साथ ये भी एड्रेस करा देता हूँ कि मार्क्स स्कीम में क्या लिखा हुआ है। ये पेपर हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? दूसरा पेपर डिस्कस कर रहे हैं ना बेटे? आप देखें पिछले क्वेश्चन में वाइफ का क्वेश्चन आ गया था, क्वेश्चन नंबर 5, अब डॉटर का आ गया है।
आम तौर पे ज्यादातर जो सवाल आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में जिन पर्सनालिटीज के, मैं उनका भी जिक्र यहीं कर देता हूँ। सबसे ज्यादा सवाल आते हैं बेटे जिन पर्सनालिटीज के, उनके नाम ले रहा हूँ। हजरत अबू बकर, हजरत अली, मैं इन ऑर्डर जा रहा हूँ, ठीक है। हजरत अबू बकर के बारे में सबसे ज्यादा सवाल आए, हजरत अली के बारे में, मैं पिछले सालों के मिला के कह रहा हूँ, रिसेंट वाले नहीं कह रहा, ये रिसेंट 5 ईयर्स की बात नहीं कर रहा। फिर हजरत उमर, हजरत उस्मान, ये कैलर्स में नहीं, सिर्फ मैं पर्सनैलिटीज में बात कर रहा हूँ, यानी P2 के हिसाब से नहीं बात कर रहा, इधर के हिसाब से बात कर रहा हूँ। इन चारों के अलावा जिनके आते हैं, हजरत खदीजा का सबसे ज्यादा सवाल आता है, उसके बाद हजरत फातिमा का क्वेश्चन आता है, उसके बाद जो 10 ब्लेसेड कंपेनियंस है उसमें से किस किस का क्वेश्चन आ चुका है, हजरत सलमान फारसी का क्वेश्चन आ चुका होगा। फिर दो तीन पर्सनैलिटीज का इकट्ठा नाम लिख के भी क्वेश्चन आया हुआ है, हजरत जैद जो मुंह बोले बेटे थे, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, ठीक हो गया, हाँ, सलमान फारसी, ये इनका इकट्ठे मिलके भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और हजरत अबू तालिब का क्वेश्चन भी 2 दफा आ चुका हुआ है, क्योंकि ये भी फैमिली का हिस्सा है, इनकी पर्सनैलिटी पे भी हम बहुत कुछ लिख चुके हैं। तो वो सारे इवेंट्स के पीछे से वो जो चांद सूरज मेरे दाएं हाथ पे और बाएं हाथ पे ला के रख दिया जाए, अबू तालिब केप्ट ऑन स्टेइंग विद हिज नेफ्यू, शेब अबी तालिब वाला वाकया, सारे वाकया उसमें हम ऐड करते हैं। अभी हजरत फातिमा वाला आया, कैंडिडेट्स में इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग। पाक वसल्लम की यंगेस्ट डॉटर थी, born a few years before prophethood, she was upset over the treatment of her father faced in Quraysh। हमने भी कल की क्वेश्चन में यही डिस्कशन की थी, ये वही वाला वाकया आ गया। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है पुत्र, आजा, वो वहां पे बैठना है, हमदान से आ गया। इसका नाम भी हमदान है, नहीं बदाम है, मैं कहा हमदान लिखा हुआ है। बादाम सर। कैंडी है पड़ी हुई सामने ना, अब्दुल्ला नाना आज ना, वो जैसे हम छोटे बच्चे नहीं, बच्चों को बहलाते फुसलाते कैंडी दे के अपनी बात मनवाने के लिए, अब्दुल्ला नाना आज ना खाते ही इसने मुझे कैंडी दी ताकि मैं आज इसको डांटू ना बिल्कुल भी। तो फातिमा के बारे में हमने भी यही डिस्कस किया था, वो वाकया ओजडी रखने वाले वाकये का जिक्र करना, वो कौन था जिसने ओजडी हटाई थी, अरे फातिमा थी। इनको बड़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपको पता है जो छोटा बच्चा होता है वैसे ही वो थोड़ा सा लाडला होता है, पता है क्यों वो ज्यादा लाडला होता है, क्योंकि बड़े को सारा कुछ मिल चुका होता है, बड़े को सारा कुछ, छोटे के साथ आपका टाइम बड़ा कम स्पेंड होता है, तो आपको उसकी फिक्र ज्यादा होती है, बड़े को आपने ट्रेन कर लिया होता है। पेरेंट्स चाहते ही क्या होते हैं कि बच्चे को अपने मरने से पहले ट्रेन कर लें, ताकि मेरे बाद ये सही दुनिया का काम चला सके। जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, पता नहीं कौन पहले चला जाए कौन बाद में जाए, लेकिन हम लोग जो रूटीन है, अपना एक्सपीरियंस उसकी बेसिस पे कोशिश क्या करते हैं, यार बच्चे को पहले ही सिखा लें ये इंडिपेंडेंट हो जाए जल्दी से जल्दी। जैसे ही इंडिपेंडेंट हुआ, अब चलो शुक्र है ये इंडिपेंडेंट हो गया, अब हम सुकून से सो सकते हैं। तो अब बंदे के फिर दिल में बंदे को क्या चीज जिंदा रखती है, ये ख्वाहिशात, बच्चों के बच्चे देख लें, हैं, पोते पोतियां खिला लें। जब आप लोग बड़े हो जाएंगे ना, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, मेरा आपको एडवाइस है, आपने लाजमन कोशिश करनी है कोई काम ऐसा हो आपके घर में जो आप ना करते हो, आपके अम्मी अबू करते हो। अगर सारे काम आप कर रहे होंगे और आपके अम्मी अबू को ये पता लग जाएगा, ये फीलिंग आ जाएगी कि अब मैं ना भी हूं तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता इसकी लाइफ में, तो वो मरना तो अल्लाह के हुक्म से ही है, जब भी मरना है डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब बाप के लिए तो बंदा कोई ना कोई काम छोड़ सकता है। हम्म, मिसाल के तौर पे मैंने अपने घर में इस बात का बड़ा एहतमाम रखा हुआ है कि कुछ काम ऐसे हैं जो मैंने नहीं करने हैं, नहीं हो रहे तो साल ना हो, अब्बू ही करेंगे, ठीक है। कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ मेरे वालिद नहीं करने हैं, मैंने वो काम, जैसे मैं घर में गोश्त कभी भी नहीं लेके जाता खरीद के, जब मेरे अब्बा इधर होते हैं मेरे साथ यहाँ पे आए होते हैं, तब मैं घर में किसी सूरत में ऐसा नहीं होगा कि मैं फ्रूट लेके जाऊं, अनलेस कोई बहुत मजबूरी आ गई है, रास्ते से लेना पड़ गया या कोई सब्जी लेनी पड़ गई, वरना फ्रूट सब्जी ग्रोसरी की बाइंग में, ये वाली ग्रोसरी जो फ्रूट सब्जी वाली, ये मैं खरीदारी नहीं करूंगा। फिर आ, अब्बू के लिए यानी कि कुछ काम छोड़े जा, बच्चों को लाना ले जाना, आम रूटीन में आपको पता है अपने बच्चों को मैं खुद ही लाता ले जाता हूँ, तो लेकिन अब अब्बू आ गए हैं, तो कौन लाए ले जाएगा स्कूल से, मैं नहीं, हालांकि मैं जा सकता हूँ, हालांकि ये काम मैं अभी भी, लेकिन मैं ये काम, अच्छा, अम्मी के लिए क्या करेंगे आप, अब्बू को तो आप बाहर के कामों में इंगेज कर लेंगे, अब्बू को पता होगा ये काम मैंने नहीं किया तो होना ही नहीं है, मुझे ही करना है, सो ही नोज ही मैटर्स। अम्मी के लिए क्या करेंगे,
घर का खाना पकाने पे तो नहीं लगा सकते ना, वो बूढ़ी हो गई है। छोटे मोटे काम खैर ये भी अम्मियां करती रहती हैं, ये सब्जी काटने में हेल्प करते हैं। बहुओं को क्या चाहिए, अम्मी ये जरा सब्जी बनाने में हेल्प करते हैं, अम्मी ये जरा बच्चे को 2 मिनट पकड़िएगा। लेकिन आप क्या बेटे क्या कर सकते हैं इसमें? आपने अपने कपड़े खरीदे हैं, फर्ज करें आपने 2 शर्टें खरीदी हैं, नहीं, घर लेके जाएं, दोनों शर्टें अम्मी के आगे रखें, हमें अम्मी मैंने एक रखनी है इनमें से, जोन सी आप कहेंगी वो रख लूंगा, दूसरी मैंने वापस देनी है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कौन सा कलर लूं, मैंने कहा दोनों ही ले आता हूँ, उसमें वापसी कर रहा हूँ। उसमें वापसी अम्मी ने क्या कहना, पुत्र दो ही रख ले। अम्मी ने कहना भला एक वापस करके आ, अम्मी ने क्या कहना। और अगर कहीं कहेगी भी अम्मी कि यार ये वाली रख लो दूसरी ना रखो, तो वो दोनों शर्टें आप रख लें अंदर। कह रहे हैं अम्मी बाप दो, मुझे दूसरी भी मुझे लगा रख लेनी चाहिए, तो मैंने रख ली इसलिए कि आपने कही थी। वो मैंने इसलिए मैंने कहा क्या आप 400-500 की शर्ट वापस करने जाऊंगा या 1000-1500 की, या वट एवर द कॉस्ट ऑफ द शर्ट है, क्या फर्क पड़ा इससे? कोई भी नहीं। वो फर्क पड़ा इससे आपकी सेहत पे? कोई ना कोई छोटी सी बात दिन की शेयर कर दी आपने। अच्छा कुछ भी ना शेयर करें, आपका काम है, आपके काम का अम्मी को क्या पता, पूछना शुरू करते हैं, अब फलाने का फोन आया सी, फलाने का क्या हाल है, फलाना क्या कर रहा है आजकल, आपकी बहन किधर है, वो क्या कर रही है, किसी को बुला ही लें खाने पे, दैट्स इट। किसी की दावत होनी है तो खाना पकना है कि नहीं पकना है, क्या बनाना है अम्मी, दैट्स मोर देन इनफ टू मेक द लेडी फील अलाइव। जवानी में आप लोग मैटर शायद नहीं कर रहे उतना, आप पार्टिसिपेट नहीं घर में उतना कर रहे जितना करना चाहिए। जब वो लोग बूढ़े हो जाएंगे, उन्हें जीने की वजह चाहिए, वो वजह आप आराम से दे सकते हैं। अभी उनके जीने की वजह क्या है, अभी उनका ध्यान भी शायद नहीं है बनने पे, उनका ध्यान किस बात पे है, बच्चों को अपलिफ्ट करने में, बच्चों की ट्रेनिंग करने में, जो कभी कभी आपको सख्ती लगती होगी शायद, कभी कभी आपको क्या लगती है, मैं मिसाल के तौर पर, आपको लगता है कि ये सलार को बेइज्जत करूंगा अगर ये अब्दुल्ला नान को डांटूंगा या ये आदि को 2 थप्पड़ मारूंगा तो मुझे खुशी होगी? ऐसा होगा। लेकिन अगर मैं इनमें से किसी को डांटूंगा या टॉन्ट करूंगा तो उसकी वजह क्या होगी, मैं क्यों डांट या टॉन्ट कर रहा हूँ? ताकि ये इंप्रूव कर जाए, ताकि ये क्या कर जाए। अब मेरी नीयत क्या है पीछे, मेरी भला इससे ईगो हर्ट होगी कि अगर इसके 50 में से 40 नंबर आएंगे या 30 आएंगे या 20 आएंगे, मेरी ईगो हर्ट होगी इससे? नहीं ना, मेरी ईगो हर्ट हो रही। मेरा इंटरेस्ट क्या है कि इंप्रूव कर जाए। अब इंप्रूव करने के लिए क्या कर रहा हूं मैं, वाकई यार मैं इस टाइम एग्जॉस्ट कर रहा हूँ बच्चों को, बाकी दुनिया ने रिलैक्स किया हुआ है, मैं बच्चों की अभी भी क्लास लेके बैठा हुआ हूँ, अभी भी लगा हुआ, रिवाइज रिकॉल लिखो, बैठो, घर भी नहीं जाना, रात भी इधर ही रहना है, एग्जॉस्ट कर रहा हूँ ना। लेकिन आप सोचें ये जो तंग कर रहा हूं मैं, ये तंग करने की वजह क्या है? अभी बुरा लगेगा शायद, लेकिन आप सोचें 6 महीने या साल बाद या 10 साल बाद अगर ये पीछे मुड़ के देखेंगे कि यार हम पे मेहनत किसने की है, तो किसका नाम याद है? इन्होंने काफी टीचर्स से पढ़ा होगा ना आज तक, अगर मेरे से ज्यादा किसी ने सख्ती की होगी या किसी ने काम कराया होगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा जिसने ईगो हर्ट होने पे मारा होगा, काम कराने की बात कर रहा हूँ। अगर मेरे से ज्यादा किसी ने कराया होगा वो याद आएगा, अगर मैंने कराया होगा तो कौन याद आएगा, मैं। तब क्या फील आएगा, तब भी यही लगेगा यार वो बड़ा सख्त था, बहुत बुरा था, या तब अच्छा लगेगा, शुक्रिया का ख्याल आएगा जहन में, शुक्रिया का ख्याल आएगा ना जहन में। तो मैं चाहता हूँ आप अपने पेरेंट्स की भी सख्तियों को इसी तरह से ट्रीट करें। हमारी मेरी दादी जो थी ना, सास, दादी सास यानी मेरी बीवी की जो दादी थी, वो क्या करती थी, वो ना बच्चों से यानी अपने पोतियों से कहती थी, बेड की ना चादर तुम ठीक करो, चादर नहीं बिछानी है ना तो अपनी बहू को नहीं कहेंगी चादर बिछा, पोतियों को बोलेंगी तुम चादर बिछाओ। तो मेरी बीवी कहती थी कि अगर चादर का डिजाइन है ना, ये बॉक्स वाला मैं सामने स्क्रीन पे बनाता हूँ, ये बॉक्स वाला डिजाइन होते हैं ना, चादरों के डिजाइन बॉक्सेस बने होते हैं, राइट। तो कहती हैं अगर वो जो बेड की जो कॉर्नर है उसके ऊपर ये बॉक्स की कॉर्नर नहीं ना आ रही तो दादी बहुत सख्त डांटती थी और कहती थी दोबारा बिछाओ। किस बात पे डांट रही है कि वो जो बॉक्सेस का डिजाइन है, जो कॉर्नर के ऊपर पार्ट आना है चादर का, वो बिल्कुल बॉक्स का कॉर्नर आना चाहिए उसके ऊपर, वरना तुमने चादर ठीक नहीं बिछाई। अब ये क्या कर रही है दादी, ये कितनी छोटी सी बात है जिसमें नैगिंग हो रही है, वी कॉल इट इन इंग्लिश, क्यों, क्या कर रहे हैं, डिसिप्लिन देने के लिए, क्या करने के लिए, सब्जी ऐसे नहीं ऐसे काट दी है, आटा ऐसे नहीं गूंद रहा है, ऐसे गूंद रहा है,
बल्कि पंजाबी की तो एक कहावत है कि सास जो होती है ना वो तो पीछे ही पड़ जाती है, तुम आटा गूंथती हो तो हिलती क्यों हो आटा गूंथते हुए, आटा गूंदी हिलती क्यों, पंजाबी का मुहावरा है। तो वो असल में क्या होता है पीछे, पेरेंट्स आप पे जो शक्तियां कर रहे होते हैं, ट्राई टू रियलाइज दिस बिफोर दे आर गॉन। उनके मरने के बाद तो आपको रियलाइज होना ही होना, उनके मरने से पहले रियलाइज करें जितनी भी शक्ति कर रहे हैं उसके पीछे नियत बैक ऑफ द माइंड खौफ के, यस कभी कभी ईगो की वजह से भी कर रहे होते हैं। एंड आई डोंट सब्सक्राइब टू दैट, मुझे लगता है वो पेरेंट की दिल से इज्जत ही निकाल देता। मैं किसी पेरेंट को ये रेकमेंड नहीं करता अपनी ईगो बच्चे के ऊपर निकालें, ईगो की वजह से भी करते हैं, लेकिन मेजोरिटी पता है वो क्यों सख्ती कर रहे होते हैं, कहीं बैक ऑफ द माइंड पे ये ख्याल होता है मैंने मर जाना है, पीछे से ये कैसे काम चलाएगा, डिसिप्लिन ना हो काम चलता नहीं, डिसिप्लिन ना हो काम। तो फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत प्यार था। मैं एक रवायत है, सारे मुसलमान एक्सेप्ट करते हैं कि वो रवायत दुरुस्त है। जो ये चाहे कि उसके कमरे में दाखिल होने पर, कमरे से मुराद मैंने कमरा ऐसे ही हवाले के लिए ले लिया कि किसी के पुराने जमाने में क्या होता था, आप लोग बैठे हुए हैं, कोई शहजादा कोई बादशाह सलामत कोई अमीर आदमी आ गया तो आप इस्तकबाल में खड़े हो जाते थे। क्या करते थे इस्तकबाल में? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जिसके दिल में ये ख्वाहिश हो वो जहन्नम में है। कहाँ पे है वो? पहले होता था ना, टीचर्स आते, टीचर क्लास में दाखिल हुई तो स्कूल में सारे बच्चे खड़े होते, टीचर अस्सलामु अलैकुम होता था, यहाँ गुड मॉर्निंग मैम ऐसे होता था ना। तो वो कुछ उलमा ने दो तीन ने इस पे बहुत ज्यादा खप डाली, तो वो अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ इदारों में वो कम होना शुरू हो गया। अब जिस अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया है, मैं आपको मजे की बात बताने लगा हूँ। जैसे फातिमा जब आती थी ना तो वो हजरत फातिमा के एजाज में इस्तकबाल में खुद खड़े हो जाते थे, और अपनी, अरब का रिवाज था चादर, मर्दों ने ना जी आपने शॉल नहीं होती जैसे यहाँ पे भी बलोचिस्तान केपीके में कुछ इलाकों में ये है, सिंध में है, वो अजरक ली होती है उन्होंने कंधों पे। अरब में भी चादर होती थी और वो तो सर तक भी आ जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अपनी चादर किसी के पैरों में रखना ऐसे होता था कि मेरी सारी इज्जत ही इसके हाथ में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर जमीन पे बिछा दिया, पुराने जमाने में बिस्तर ये थोड़ी होते थे कि इधर बैठना है फातिमा। इतना इस्तकबाल करते थे, हाथ चूमते थे माथा चूमते थे, बहुत इस्तकबाल करते थे। इससे मैंने आपको सबक ये देना था कि आपके दिल में, ये मेरे दिल में नहीं है ख्वाहिश होनी चाहिए कि मैं कमरे में आया हूं तो बच्चे मेरे लिए खड़े हो जाए। लेकिन मेरे उस्ताद, जब मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मैंने एक डिग्री 2-3 साल पहले भी की है, मुझे फिर से शौक हुआ यूनिवर्सिटी जाने का। मैंने डबल मास्टर्स किया हुआ था, दूसरा मास्टर्स करने, दिन में कॉलेज का प्रिंसिपल होता था तो शाम में एज स्टूडेंट जाके पढ़ता था। बल्कि मुझे दाखिला देते वक्त ना यूनिवर्सिटी में वो एचओडी की ना एक दूसरे प्रोफेसर से बहस होगी, अरे यार ये इसको दाखिला आप देने लगे हैं, ये पढ़ूगा के पढ़ाऊगा सानू, ये इसकी बाद में ईगो का मसला ना बने। मैं कहा नहीं जी, इतने मैं स्टूडेंट ही टेंशन नॉट। तो मैं, टीचर कोई आते थे या जाते थे मैं उनके लिए खड़ा हो जाता था। तो एक टीचर ने ना मुझे क्या ही दिया, पहले दिन लेक्चर के लिए आए, दूसरा या तीसरा सेमेस्टर था, थे भी एज में मेरे से छोटे 2 साल। तो यूनिवर्सिटी में ये एक ट्रेंड होता है कि आपकी जिस टीचर से थोड़ी फ्रैंकनेस हो जाए ना वो आपको नंबर देने शुरू कर देता है, राइट। तो वो पहला दिन था उनका, जब जाने लगे मैं खड़ा हो गया, बाकी क्लास यूनिवर्सिटी में कौन खड़ा होता किसी के लिए। तो वो कहते हैं मुझे, उसामा ऐसे तो नहीं मैं नंबर देता, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। मैंने कहा सर मैं भी इसलिए तो नहीं खड़ा होता, मैं सिर्फ आपके लिए नहीं सबके लिए ऐसे ही करता हूँ, आप टीचर हैं, मैं समझता हूँ टीचर का इतना एहतराम एहतराम होना चाहिए, बेटी के लिए भी इसी तरह होना चाहिए। एक तो एक बात मैंने ये बतानी थी कि आपके दिल में ये ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए कोई आपके लिए खड़ा हो, लेकिन आप किसी को एजाज देते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम। दूसरी बात क्या बतानी थी, बेटियों का बड़ा एहतराम होता है यार, बेटियों का बड़ा एहतराम होता है। आपकी अगर घर में बहनें हैं तो आपको उनका एहतराम इकराम इसलिए भी करना चाहिए। मैं बिल्कुल भी 1% भी इस बात के हक में नहीं हूं कि किसी भी स्टूडेंट को क्लास में ये फीलिंग आए कि मेरा लड़कियों के साथ बिहेवियर और है लड़कों के साथ बिहेवियर, नॉट एट ऑल। काम नहीं कर रही तो लड़की की भी मैं वैसे ही बेइज्जती करता हूँ जैसे लड़के की करता हूँ, राइट, कर देता हूँ कि नहीं कर देता हूँ। देखिए आप थी उधर ना, है ना, आपने देखी हुई। और काम बल्कि क्लास में सबके सामने कर देता हूँ, और काम भी बिल्कुल कर देता हूँ, वो काम कर लेती हैं ये अलग बात है। जी जी, आपको भी पता नहीं है मैं क्या कुछ लड़कियों को कह जाता हूँ, काम कर लेती हैं तो। लेकिन बहरहाल एक चीज की मैं एहतियात करता ही करता हूँ, वो नॉट एज स्टूडेंट, वो एज बेटियां। मुझे भी होता है यार इन्होंने भी बहरहाल किसी और घर चले ही जाना, तो वो एक होता है ना यार इसको, चलो यार इसको थोड़ी सी लिवरेज दे देता है, चलो यार इसने कितना ही ये आप वो बेटा है ना, इसने तो सारी उम्र नखरे उठवा लेने हैं अपने, इसने तो बाद में भी जबरदस्ती गाड़ी के अपने नाम करवा लेनी है, मर रहा हूँ तो अंगूठा लगवा लेगा कहीं पे, घर नाम करा लेगा। वो ऐसे वाकयात हुए ना, होते देखे मैंने टीवी पे।
रियलिटी के वाकयात, फिल्मों के नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि बाप मर गया हुआ है, मरे हुए के अंगूठे लगवा लिए प्रॉपर्टी नाम कराने के लिए। तो बेटी बेचारी तो तभी तक आपसे नाज नखरे कर सकती है ना जब तक उसकी शादी, शादी के बाद भी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जो सर पे पड़ी मतलब आगे तंग करती हैं, लेकिन अक्सरियत ने तो वालदैन को एक थोड़ी सी फीलिंग होती है यार इन्हें चले ही जाना वहां, तो थोड़ा ख्याल रखते हैं। माएँ जो होती हैं वो सख्त हो जाती हैं, क्योंकि माओ को क्या होता है, इधर तो इसको मैं संभालती हूँ, उधर सारा घर इसने संभालना है। तो अगर इसमें आज स्टेमिना नहीं क्रिएट होगा, जान नहीं बनेगी, कहाँ से कल को संभालेगी। तो हज़रत फातिमा का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा एहतराम और बड़ा प्यार करते थे। पहली बात हमने वो बात कर ली हज़रत फातिमा के बारे में। दूसरी, उनका शादी, हमने भी यही पॉइंट डिस्कस किया था हज़रत अली से, दो बेटों का हमने भी यही जिक्र किया था। हमने बेटियों का जिक्र नहीं किया था, प्लीज बेटियों का जिक्र भी करें, उम्मे कुलसूम और ज़ैनब, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनके अलावा जो दो बेटियां थी, उनके क्या नाम थे? हज़रत ज़ैनब और एक और भी थी, उनका नाम भी उम्मे कुलसूम ही नहीं था? इनका भी क्या नाम हो गया? ओके। शी सफर्ड हार्डशिप्स आफ्टर द मैरिज, शादी के बाद बड़ी सख्ती थी। क्यों सख्ती थी? दौर ही वो वाला था, सख्ती वाला था। दौर ही कौन सा था? आप देखें, जिस बच्चे ने मेरे साथ, आप फर्ज कर लेते हैं मेरी दो शादियां हुई हैं, हुई नहीं है, फर्ज कर लेते हैं मैं अब दूसरी शादी कर लेता हूँ, समझाने के लिए आपको फर्ज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे दिल में ख्वाहिश है भी तो आपके सामने आने वाली ख्वाहिश नहीं है। फर्ज कर लेते हैं कि मैं किसी यंग लड़की से शादी कर लेता हूँ दूसरी। अब आप सोचें कि जिस यंग लड़की से मैंने अब शादी की है, लाड प्यार तो इस टाइम पे उसी के साथ ज्यादा नहीं होगा। यानी एक मेरी बीवी अभी करंट है, उसके साथ शादी को मेरी को 12-15 साल हो गए हैं, बच्चे हो गए 2-3। आप समझ रहे हैं कि एक और नई लड़की से शादी हो गई है, यंग लड़की से मेरी शादी हो गई है, वो एक्टिव भी होगी, सारी बात है। अब दूसरी शादी जब बंदा करता है तो वो कोशिश तो यही करता है ना, प्यारी ढूंढ के करे, हैं? पहली तो चलो जैसे भी हो जाती है, दूसरी तो बंदा अपनी तरफ से प्यारी ढूंढ के ही करता है ना, कि नहीं? ऐसा तो नहीं होता ना, बंदा जाता है देखता है कौन सी सबसे बैड लुकिंग है या लेस प्रिटी है, उसको मैंने शादी का पैगाम देना है। दूसरी बंदा प्यारी ढूंढ के ही करता है, कि नहीं? आपने कभी मुआशरे में सुना दूसरी शादी का? दूसरी हमारे यहाँ कोई इसलिए नहीं करता कि यतीम है इसका ख्याल रखा जाए, बेवा है इसका ख्याल रखा जाए। दूसरी शादी इसीलिए की जाती है, वो क्या कहते हैं, मिड लाइफ क्राइसिस, दोबारा यंग फील करना है। यंग लड़की से शादी कर ली, अच्छा जी, अब बच्चे हुए या नहीं हुए की बात बाद में, उस यंग लड़की के साथ बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हो गया। आप सोचें कि आज जिस लड़की से मैंने शादी की है, वो यंग लड़की भी ये देख के मेरे से दूसरी, उसको पता है ना दूसरी शादी हो रही है, तो भी उसी सूरत में दूसरी शादी करेगी जब उसको नजर आएगा कि उसके साथ, मेरे साथ उसका फ्यूचर सिक्योर है, यानी मैं फाइनेंशियली एबल हूँ, घर गाड़ी है, माशरे में इज्जत है, हीरो है, तभी करेगी ना दूसरी शादी। अब दूसरी शादी इसीलिए, अब दूसरी शादी कर ली उस लड़की के साथ। आप सोचिए, ये दूसरी लड़की जब मेरी जिंदगी में आई है, तो यकीनन एक थोड़ी देर के लिए मुझे यंग तो फील करा दिया, लेकिन आप सोचें, इसने तो मेरे साथ मुश्किल दौर नहीं गुजारा। जिसने मुश्किल दौर मेरे साथ गुजारा है और तब नहीं मुझे छोड़ा, अपनी जवानी मेरे साथ गुजार दी, जिसने मुश्किल वक्त में मेरा एहतराम किया, मेरा ख्याल रखा, आज बेशक थोड़ी देर के लिए मैं वो नई नवेली दुल्हन के नखरे ज्यादा उठा रहा हूं, लेकिन इन द हैंड साइड लेटर ऑन लाइफ में मैं किसको ज्यादा याद करूंगा? उसने जिसने मेरा ख्याल रखा। कब रखा? जब मेरे पास कुछ नहीं था। जो तब साथ होता है जब कोई नहीं होता, वो याद रहता है। देखे ना, मेरे साथ इस वक्त अगर हजारों लोग हैं, उन हजारों में एक रेयान भी है, तो रेयान को याद रखना आसान नहीं है। इसने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया होगा तो ही याद रहेगा, वरना ये याद। लेकिन जब मेरे साथ कोई नहीं था, तब अगर रेयान था, तो तब ये याद रहेगा हमेशा, आपके नहीं? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी उस जमाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ टाइम गुजारा। हजरत खदीजा भी इसीलिए नहीं कभी भूली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत फातिमा ने एज अ बेटी, जब बेटियों के नखरे होते हैं जिस उम्र में, जितने नखरे आप लोगों के 1 साल की उम्र से लेके 18 साल की या 19 साल या 20 साल की उम्र तक के जो नखरे होते हैं ना, टीन एज के नखरे, इतने नखरे सारी उम्र नहीं आप लोगों के होते बाप के आगे। बाप से जितनी जिद बच्चियां, लड़कियों की स्पेशली बात कर रहा हूँ,
15, 16, 17 साल की उम्र तक करती है ना इतने नखरे इससे पहले, क्योंकि इसके बाद उनकी शादी की उम्र हो जाती है। इसके बाद क्या हो जाता है उनका? शादी की उम्र हो गई ना इसके बाद। अब उन्होंने अपने नखरे बचाने शुरू कर, कुछ तो समझदारी आ गई, कुछ नखरे अब अगले घर के लिए रख लिए। उस वक्त में जब सारे लोग अपनी अपनी बेटियों के नखरे उठाते होंगे, या बेटियां नखरे उठवाती होंगी, या बेटियां इतने लाड में होती हैं कि बंदा गोदी लिए फिरता है उनको, उस वक्त में हजरत फातिमा को देने के लिए अल्लाह के रसूल ने कोई मटेरियल लाइफ में कोई चीज नहीं थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना सारा कुछ। हम स्ट्रगल पढ़ते हैं रसूल की, रसूल के घर ने साथ स्ट्रगल किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर बाहर मैं स्ट्रगल कर रहा हूं ना तो मेरी स्ट्रगल सबको नजर आएगी। मेरे घर वाले साथ स्ट्रगल कर रहे हैं यार, मेरे घर वाले साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल के भी घर वालों ने साथ स्ट्रगल की है। कह सकते थे ना आराम से, ये जमाना कौन सा जमाना था, आराम से कह सकते थे ना जी हमें कोई और को निजाम करे हमारे लिए। तो आप सोचें कि हजरत फातिमा अल्लाह तआला अन्हा ने वो सारा मुश्किल वक्त गुजारा और हज़रत अली के साथ निकाह हो गया। जब निकाह हो गया, इस वक्त भी मैंने सुन रखा है, बाज रवायात बताती हैं कि एक से ज्यादा रिश्ते आए थे। हजरत फातिमा को अल्लाह के रसूल ने ऑप्शन दी थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये 2 या 3 रिश्ते आए हैं, तुम्हारा किधर, तुम क्या चाहती हो इनमें से, तुम्हें कौन सा बेहतर रिश्ता लगता है। तो उन्होंने खुद कहा था कि मुझे हजरत अली इनमें से बेहतर लगता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी दिल पहले से हजरत अली की तरफ इस वजह से था, हजरत अली को खुद अपने हाथों से पाला है। हजरत अली भी किसी जमाने से साथ है। मैंने फिर से कहूंगा, जब कोई नहीं होता तब जो होता है वो हमेशा याद रहता है, वो हमेशा। सो एंड डिड ऑल द वर्क फॉर एट होम हरसेल्फ, फॉर एग्जांपल ग्राइंडिंग फ्लोर, आटा चक्की करती थी। व्हेन शी आस्क्ड फॉर सर्सम, और जब उन्होंने कहा कि अब आपके पास माले गनीमत आ गया है, अब सालात सहूलत वाले हो गए हैं, तो अगर मुझे उसमें से एक नौकर दे दें, तो अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, हम इसके लिए तो नहीं आए दुनिया में। लोग कहते हैं कि ये औरतों की शहजादी होंगी जन्नत में क्योंकि अल्लाह के रसूल की बेटी है। मैं पहले भी बता चुका हूं, नहीं बेटे, इस वजह से नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बेटी होने का कोई फायदा नहीं होगा तुम्हें जन्नत उधर साथ में। तो अल्लाह के रसूल ने शहजादी होने की बिशारत क्यों दी थी? क्योंकि ही वॉज टोल्ड, इन्होंने जिंदगी में स्ट्रगल, अपना पेशेंस ऐसी दिखानी है, साथ ऐसा देना है, अभी आपका और बाद में हज़रत अली का, कि अल्लाह के हाँ इनका बड़ा मुकाम होगा। इमाम हसन हुसैन इसीलिए जन्नत में जवानों के सरदार है। टाइम ऐसा गुजारा उन्होंने, नवासे होने की वजह से नहीं है। नवासे होने की वजह से उनसे मोहब्बत की जाती है, उनसे प्यार किया जाता है, उनका एहतराम किया जाता है। लेकिन जन्नत की सरदारी आप नाइंसाफ समझते हैं अल्लाह को? नेपोटिज्म करता है अल्लाह आपके ख्याल में? नो नो। तो अल्लाह के रसूल ने जो बशारत दी थी वो इस बुनियाद पर दी थी, देखना ये जिंदगी कैसी गुजारते हैं, तुम लोग हैरान रह जाओगे। और ये करबला का वाकया हुआ भी इसीलिए क्योंकि लोगों ने वैसे मानना नहीं था कि इनका ईमान सबसे पक्का है। वो मैं अभी बगैर टेस्ट लिए अगर कह दूं ना जी इसके ज्यादा नंबर है, इसके कम है, ये मानेगा? मैं जो सलार को बगैर टेस्ट लिए कह देता, आप यकीन करें, आप पिछले दिनों से देख रहे हैं ना, मैं सलार को बार बार कह रहा हूँ तुम काम ठीक नहीं कर रहे, तुम, मैं पूछा बुझ जाता है। अगर मैं बगैर टेस्ट चेक किए दिए इसको कह देता भाई तुम इस्लामिया के टेस्ट में ये आसान पास है, तुम फेल हो, ये मानना था इसने? ये तो टेस्ट देख के कह रहा है मैं नहीं मानता, तो तुझे सही चेक किया, मैंने तो ज्यादा लिख दिया था जरूरत से, आपने नंबर इसलिए काट लिए मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर दिया था। एंड इट इज अ गुड एटीट्यूड, बट समटाइम्स इन सम फील्ड्स ऑफ लाइफ, जैसे मिसाल के तौर पे इसने अगर स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है बड़े होके, ये स्टेज पे आता है, तकरीर करता है या कुछ चीज करता है, मैं इसको कहूँ ओ हो तुमने कमाल कर दिया है, बेशक निकम्मा किया हो, कॉन्फिडेंस चाहिए क्योंकि इसके लिए, समझ गए? मुझे लगता है इसने सुन रखा है कि न्यूटन को ना स्कूल से निकाल दिया था नालायक होने की वजह से, तो उसकी माँ ने ना घर में उसका जो लेटर था, एक्सपल्शन लेटर, और न्यूटन कहता है जी मैं स्कूल क्यों नहीं जाना, तो उसकी माँ कहती है स्कूल वालों ने लिख के भेजा है, ये बहुत एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है बच्चा, तो हमारे पास इस तरह के रिसोर्सेज नहीं है कि इसको पढ़ाया जा सके, इसलिए उन्होंने कहा तुम घर खुद ही पढ़ो। तो समझता है मैं वो न्यूटन हूँ नेक्स्ट। तो मैं भी आगे से ये थोड़ी कह रहा हूँ तुम नालायक हो, मैं कह रहा हूँ तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम गलती माननी सीखो बेटे। हजरत अली ने कहा था कि मैं नहीं जानता, क्योंकि जब तक आप ये नहीं मानते कि मुझे नहीं पता, देखो ना, आप मेरे पास लेके आए, सर आपकी कप में चाय नहीं है, मैं चाय डाल दूं, आप चाय की केतली लेके आए हैं, मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ मेरा कप है खाली है, मैं इसमें चाय डलवाऊंगा किससे? मेरा बुरबला हुआ है ना, नहीं नहीं यार, वो गिर जाएगी, ओहो, एक्सेस में नहीं, एक्स्ट्रा काम नहीं करना जो, वो डलेगा इसमें चाय। जब तक मैं मानता नहीं कि खाली है और मुझे और चाय पीनी है और मुझे जरूरत है,
आप सोचें, क्या अल्लाह को दुआ मांगे बगैर नहीं पता कि मुझे इस वक्त क्या चाहिए? क्या अल्लाह को बगैर दुआ मांगे नहीं पता कि मैं चाहता हूं मेरे बच्चों का रिजल्ट अच्छा है? वालेकुम सलाम भाई, शेव करा गया है, वहां बैठ जा पीछे। क्या बगैर दुआ मांगे अल्लाह को नहीं पता मैं इस वक्त किस तकलीफ से गुजर रहा हूँ? मेरी जिंदगी के जो मसाइल हैं, क्या अल्लाह से ज्यादा किसी को पता है? मुझे लगता है मुझे भी नहीं पता जितने अल्लाह को पता है। पता है अल्लाह को कि नहीं पता है? फिर क्या वजह है कि मैं दुआ मांगू जी फिर ही देने हैं मुझे? वजह, क्योंकि जब तक मैं दुआ मांगूंगा नहीं तो मेरी तरफ से ये एक्नॉलेजमेंट नहीं है कि मुझे ये वाकई चाहिए। मेरी ईगो है कि मैं दुआ ना मांगू, अगर वो ईगो खत्म करनी है, नहीं अल्लाह बाग तू ही दे। अल्लाह बाग इन्हों दे ग्रेड में जो मर्जी कर लवा नहीं आने जब तक तू साथ नहीं देता। तू नहीं इनके दिल में डालना कि यार पढ़ना जरूरी है। मेरे कहने से नहीं इनका दिल बदलना, मैं जरिया जरूर हो सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं इनका दिल बदल सकता। कौन बदल सकता है? अल्लाह। तो वो जो दुआ है वो इस बात की अलामत है, या आपके सामने मेरी ईगो का डिस्करेज है, मेरी ईगो को तोड़ना है। मैं कुछ नहीं, सब अल्लाह है। वो कल बल्कि मैं सोच रहा था यार कहीं ऐसा तो नहीं उसामा तुम कर रहे पिछले 3-4 दिन से वापस सेंटर ऑफ क्लास तुम खुद अपने आप को बनाई जा रहे हो कि तुम बड़ी चीते हो। तो मैं आज आपके सामने एक्नॉलेज कर रहा हूँ। मैं कोई भी बात आपको बता रहा हूँ तो असल में आपको अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ने के लिए बता रहा हूँ, मैं अपने आप से इंप्रेस करने के लिए। अगर आपको कहीं भी ये ख्याल आता है मैं बड़ा आदमी हूँ, प्लीज मुझे बड़ा मत जानिए, अल्लाह और उसके रसूल को बड़ा जानिए। आपका रिजल्ट आएगा तो भी अल्लाह का ही एहसान होगा। अल्लाह ही आपको बदल सकता है। ये दुआ का आप कॉन्सेप्ट समझे? इसलिए बेटे आप जब तक ये नहीं मानेंगे सलार के आपकी गलती है, सॉरी आप ठीक भी नहीं कर सकते उसको, ऐसा ही रहेगा। ठीक है? अभी तक नहीं मुझे आपको देख के लग रहा कि आपके दिल में जरा सा भी ये ख्याल पैदा हुआ है कि मैं गलत हूँ। तो आप ठीक भी नहीं करेंगे। वो देखिएगा, अभी मैं आपसे क्वेश्चन सॉल्व कराता, आप फिर वही काम करेंगे। फिर और क्या लिखा हुआ है? उनका निकनेम्स लिखे हुए हैं, हजरत ज़हरा उनका नाम था। फिर रिपोर्ट फातिमा इज पार्ट ऑफ मी, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। जिसने किसी ने फातिमा को दिल दुखाया उसने मुझे तकलीफ दी, उसने मुझे तकलीफ दी, मेरे जिस्म का टुकड़ा, मेरे जिगर का टुकड़ा। जब भी कहीं बाहर से आते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर नहीं जाते थे, पहले हजरत फातिमा से मिलते थे। जंग पे जाते थे ना, वापस आते थे तो पहले पता है पास पास घर थे अपने घर। अब देखिए मैं बाहर से आऊंगा, भूख लगी होगी कि नहीं लगी होगी, प्यास लगी होगी नहीं लगी होगी, थका होगा कि नहीं होगा, दिल करेगा। अभी मैं जब घर से जाता हूँ, अपने घर जाता हूँ, तो अक्सर ऐसा होता है कि मुझे जाना होता है फौरन, मैं यार 2 मिनट फ्रेश हो लूँ, वॉशरूम से आऊँ, पानी पी लूँ, राइट। लेकिन मैं पता क्या करता हूँ, मेरे कमरे के दरवाजे के साथ मेरी अम्मी के कमरे का दरवाजा, तो मैं बाहर, अब बच्चियां मेरी दरवाजे पे आ जाती हैं, मेरी टांगे पकड़ लेती हैं, उन्होंने मिलना होता है प्लीज। अच्छा, इनका तो कोई क्लास नहीं है ये वाली। हाँ ठीक है, इनकी क्लास नहीं है ये। अब वो आपने मेरी मशीन का क्या किया है? दे लें यार, वो ठीक है, ध्यान में रखिएगा, गाड़ी का भी कुछ करना है अब आपने आगे। तो मैं क्या करता हूँ आगे भाई, हेलो क्या हुआ, खुशी का मौका है तो फिर चुप करके बैठ के काम करो, बटन मार करो अपना, अपना पासवर्ड निकालो भाई। तो मैं क्या करता हूँ, वो उनको कहता हूँ भाई 1 मिनट हौसला करो, रुको जरा, बस्ता तो उतारने दो। वो बाहर मेरे वो बना हुआ है एक किस्म का, वो मीडिया वॉल टाइप नहीं होती, वो पुराने जमाने की, उस पे मैं अपना बस्ता रखता हूँ। और मैं अपने कमरे में दाखिल होने की बजाय क्या करता हूँ, पहले दरवाजा खोलता हूँ, अम्मी को सलाम करे पूछता हूँ हाँ जी ठीक ठाक है, खुशबाश है। अम्मी का मूड ठीक लग रहा हो, खुशबाश लग रही हो, तो मैं अपने रूम में जाके फ्रेश फ्रुश होके वापस आता हूँ, खाना उधर कोशिश करता हूँ खा लो। अम्मी के मूड से लग रहा हो कि अम्मी का भी मूड आज किसी वजह से हो, तो मैं अंदर चला जाता हूँ, वहीं बैठ जाता हूँ, थोड़ी देर वहीं टाइम गुजारता हूँ। इससे क्या ही मेरी सेहत पे असर पड़ता है? कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन ये मैं नेचुरली करता हूँ, जान के नहीं करता। क्यों? अम्मी अब्बू से प्यार है ना। अम्मी अब्बू से क्या है? आप सोचे रसूलुल्लाह को कितना प्यार होगा अपनी बेटी से। बाहर से आए हैं, 100 मसाइल है ना घर के, जंग पे गए हुए हैं आप, काफी दिन से आप गायब हैं घर से, घर नहीं जा रहे, पहले कितने जा रहे हैं। और ये अल्लाह के रसूल हैं, जिसके हाथ में पूरी मुस्लिम कौम की उस वक्त रिसोर्सेज हैं, क्या नहीं कर सकते बेटी के लिए? कितना मुश्किल काम है बेटी को कहना पुत्र, है सारा कुछ दे भी सकता हूँ, लेकिन हमारे लिए ना सारा कुछ अगले जान में रखा हुआ है, इधर सबर ही है। हमने ही तो रोल मॉडल बनना है। अगर मैंने अभी तुम्हें कुछ दे दिया, कल को जब किसी औरत के घर में नाचाकी होगी, उसका शौहर कमा नहीं रहा होगा, उसका बिजनेस में लॉस हो जाएगा, जॉब चली जाएगी, तो उसकी बीवी कैसे उधर टिक के बैठेगी?
उसको क्या रोल मॉडल मिलेगा? उसको कैसे बताएंगे कि फातिमा जैसा उन्हें बिहेव करना? वो तो आराम से कह देगी, फातिमा को तो नौकर मिल जाते थे। कह देगी कि नहीं कह देगी? अब कह सकती है कि नहीं रोल मॉडल फिर हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमारे आजकल की बच्चियों के लिए जब रोल मॉडल है, तो फिर अगला सवाल देखिएगा इसी किस्म का होगा। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी जिंदा रही, यहाँ पे हमारी क्लोजिंग होगी। अगला सवाल क्या? व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन? आज हम क्या सीख सकते हैं? फोन है। वाह भाई, क्या बात है। किसको दे के आना है? तो पास पेपर नहीं निकाला अभी तक। क्या सीख सकते हैं भाई? बच्चों को चाहिए पुत्र, अगर अब्बा के पास हो ऑडी, क्या हो, मर्सिडीज, अब्बा ने आपको यहाँ आने के लिए रखा हो ड्राइवर और गाड़ी, या गाड़ी दे दी हो, अब्बा ने आपको लेके दिया हो 17 Pro Max, अब्बा ने आपका घर में कमरा बड़ा प्यारा बनाया हो, प्ले स्टेशन लेके दिया हो, Xbox लेके दिया हो, कपड़े अच्छे लेके दिए हो, रोज अकेडमी जाना है, नया सूट हो आपके लिए, अगर अब्बा ने दुनिया जहान की सारी सहूलतें दी हो, ऐसे अब्बा का एहतराम करना कोई मुश्किल है? और अगर अब्बा कहते पुत्र मेरे पास तुझे पढ़ाने के अब पैसे नहीं रहे, सॉरी, घर में बैठ के खुद ही पढ़ा जाता तो पढ़ ले। पुत्र इस साल नए कपड़े ईद पे नहीं आ सकते। पुत्र अब कहीं बाहर से ऑर्डर नहीं हो सकता। पुत्र रोटी भी 2 टाइम नहीं मिलेगी आपको। ऐसे अब्बा का एहतराम करना आसान नहीं है। अभी तो पता लगना है आप अब्बे का एहतराम करते थे कि चीजों का करते थे। तो अगर आपने हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कैरेक्टर देखा हो, तो आप कैसा बिहेव करेंगे? चीजों की वजह से प्यार करेंगे अब्बा को? किस वजह से करेंगे? अब्बा है इसलिए, राइट? अगला सवाल जी, इसी पेपर का हमारे पास खत्म हो चुका है, यही आखिरी सवाल था। अब मेरे पास टाइम तो खत्म हो गया, मैं इसी तरह से बाकी पेपर्स आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। अभी कौन सी क्लास है आपकी? जो अभी कल इंशाल्लाह लॉन्ग क्लास होगी उर्दू की भी, ठीक है? संडे ऑन है इंशाल्लाह। अगर कोई फिर से प्रॉब्लम हुई है हमारे ये जो रास्तों वास्तों की, तो ऑनलाइन क्लास होगी। आज हम मुझे क्या देखना है अब आपसे, कि थोड़ी देर के लिए मैंने उधर क्लास लेनी है, उसके बाद मैंने आपसे क्या देखना है, पेपर चेक करना है। अब आप लोगों का बैठ के क्या काम है, सर जितनी देर भी लेक्चर देते हैं, घंटे का देते हैं, 1.5 घंटे का देते हैं, जितना भी लेक्चर देते हैं, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, रात 10 बजे तक पेपर सॉल्व कर रहे हो। बेटे आज है 17 तारीख, क्या डेट है आज? 24 को है पेपर। सर नेक्स्ट 18, फ्राइडे। 19, 20, 21, 22, 23, 6 दिन है बेटे। आप पेपर देने जाने लगे उस वक्त से पहले आप ये बुकलेट अपना पास पेपर खोल के देखें, और उसमें कोई पेपर खाली पड़ा हो तो बड़ी शर्म की बात है आपके लिए। आपको अगले 6 दिन सिर्फ खाने पीने की और नमाज की ब्रेक लेनी है, पेपर करना है। और बिल्कुल थक गए, एग्जॉस्ट हो गए हैं, तो इसको भी मैं अच्छा नहीं समझता। एग्जॉस्ट हो गए बंदा, अच्छा परफॉर्म, तो ब्रेक लेनी है। और ब्रेक किस लिए होती है? रिफ्रेश होकर दोबारा काम पे लगने के लिए। मैं चाहता हूं अगले 6 दिन में आप में क्वालिटी प्रोड्यूस हो जाए। पास पेपर क्यों सॉल्व कराए हैं? इसलिए कि आप खुद मार्क स्कीम से अपना पेपर चेक कर सकें। यानी चेक करने का क्या मतलब है? वो नहीं जैसे साइंसेस में होता है, देखो मेरा आंसर ठीक है कि नहीं। आपने अपने पेपर को मार्क करना है, लिखना है निशान। मैंने आपको बताया ना कैम्ब्रिज का एग्जामिनर कैसे चेक करता है। लिखना है, आपने पॉइंट लिखा है कि नहीं, जो पॉइंट्स हैं वो मेंशन है कि नहीं, कोई पॉइंट मिस किया आपने कि नहीं। 10 में से अपने आप को नंबर देने हैं। मैंने वो नंबर दिए हुए पेपर आपके चेक करना है। अपना पेपर चेक करना है, अपने साथ वाले का पेपर चेक करना है। यानी आपने कम से कम आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप किसी और का पेपर भी चेक कर सकें, राइट? दिस विल बिल्ड योर मोर कॉन्फिडेंस। आप क्रिटिकल थिंकिंग से अपने आप को बिल्ड कर पाएंगे। फिर आप कैमरे का पेपर अपना अटेम्प्ट करेंगे तो आपको खुद ही पता लगेगा मैंने ज्यादा लिखा है कि गलत लिखा है। दोनों बातों में फर्क होता है ना, ज्यादा लिखने में और गलत लिखने में फर्क होता है। पेपर चेक करोगे तो पता लगेगा। ठीक हो गया? वी क्लियर ऑन दिस? चलो जी, दैट्स ऑल फॉर इस्लामियत। अल्लाह हाफिज। फीमा इंदा।